हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चारुमोगा इंस्पायर्स। आज का ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो है। क्लास 12th के लिए इंग्लिश विस्टास को कवर किया गया है। विस्टास, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम विस्टास का मीनिंग क्या है, ये बुक का नाम विस्टास क्यों रखा गया। बच्चे, इस बुक का नाम विस्टास इसलिए रखा गया क्योंकि विस्टास रिप्रेजेंट करता है किसी कलेक्शन को। इसमें बहुत सारे अलग अलग थीम्स को कवर किया गया है, जैसे कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स है, सोसाइटल नॉर्म्स हैं, फिलोसफिकल आइडियाज हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज को इस बुक में कवर किया गया है अलोंग विद एनवायरमेंटल इश्यूज। इसलिए इस बुक का नाम विस्टास रखा गया है। और आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन हाँ हो सकता है थोड़ा अलग हो, बट उसका मतलब वही होगा। अब सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मैक्सिमम कर दिए हैं, जो कि अराउंड 50% है। तो इसलिए बच्चे आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से करके जाने पड़ेंगे। आप लोग क्या करते हैं इस टाइम पे, आप समरीज पढ़ लेते हैं, स्टोरीज समझ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश को आप अच्छे से कॉम्पिटेंसी बेस्ड से ना तैयारी नहीं उसकी कर पाते हैं, जिस वजह से आपके मार्क्स उतने नहीं आते एग्जाम में जितने आप एक्सपेक्ट करते हैं। वो क्यों नहीं आते हैं, क्या गलतियां आप लोग करते हैं, मैं सब कुछ इस वीडियो में आज डिस्कस करूंगी। अभी रिसेंटली हमने क्लास 10th के लिए भी जो वीडियो शेयर किया था, उसमें से 95% क्वेश्चंस बच्चों को क्लास 10th में आए थे। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करें जो क्लास 12th में अपेयर हो रहे हैं, और आपके बहुत सारी क्वेरीज इस वीडियो में क्लियर होंगी। और बहुत ब्रीफ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इस चीज़ को तैयारी करने के लिए। इसलिए अपनी नोटबुक्स अपने साथ रखें, जो जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी उसको लिखते जाएं, जिससे कि आपको पता लगेगा कि हमारे मार्क्स कैसे आ सकते हैं बोर्ड्स में। तो लेट्स स्टार्ट विद Vistas for class 12th with the most expected questions covering competency based questions and application based questions in this video. So let's start from lesson number 1, The Third Level by Jack Finney. अब थर्ड लेवल किस चीज के साथ रिलेटेड है, लेट्स सी। ये चैप्टर काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, और मैंने इसका एक प्रॉपर वीडियो बनाया है। आप लोग जाके पूरा चैप्टर वहां से रिव्यू कर सकते हैं। चारुमोगा इंस्पायर्स पे आप सर्च करेंगे, वहां पे क्लास 10 till 12 तक के जो इंग्लिश के वीडियोस हैं वहां पे आपको ये वीडियो जरूर मिलेगा। Now, this story explores the escapism of Charlie, a 31-year-old man who discovers a mysterious third level at Grand Central Station. यहाँ पे सबसे पहले जो कीवर्ड आता है वो है escapism। ये स्टोरी है चार्ली नाम के कैरेक्टर की। एक लड़का है चार्ली, जो उसकी एज है अराउंड 31 ईयर्स, और वो एक थर्ड लेवल डिस्कवर करता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बता चुकी थी कि जैसे हमारे इंडिया में आप प्लेटफॉर्म्स होते रेलवे स्टेशन में, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो अगर आप मेट्रो में ट्रैवल किए हैं तो आपको पता होगा जो मेट्रोज होती है वो बेसमेंट में होती है। तो इसी तरीके से वहां पे भी ये एक मेट्रो की तरह ही है स्टेशन बना हुआ, जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वहां पे 2 ही लेवल है जहां से ये ट्रेन चलती है, बट उस दिन चार्ली को एक थर्ड लेवल भी नजर आता है। एंड जो वो थर्ड लेवल आता है नजर उसको, वो उसको टाइम ट्रैवल कराता है, उसको ले जाता है वो इन द ईयर 1894। दैट्स व्हाई इट्स रिटन ट्रांसपोर्टिंग हिम टू द ईयर 1894। ये ईयर को लर्न करें, ट्रांसपोर्टिंग वर्ड को लर्न करें, एस्केपिज्म लर्न करें, स्टेशन का नाम लर्न करें ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और चार्ली की एज भी लर्न करें, दैट इज 31। The narrative delves into the theme of reality versus fantasy and the human desire to escape the stresses of modern life. ये जो नैरेटिव है चार्ली का, वो उसको एक ऐसी थीम की तरफ रिफ्लेक्ट करता है, ये चैप्टर की थीम रिफ्लेक्ट करती है
रियलिटी वर्सेस फैंटेसी। क्या वो जो थर्ड लेवल देख रहा है वो वाकई में रियल है कि वो एक फैंटेसी यानी कि एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रह रहा है? क्या वो इस सोच में चला गया है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है लेकिन वो है नहीं, जिसको कि हम फैंटेसी कहते हैं? एंड द ह्यूमन डिजायर टू एस्केप द स्ट्रेसेस ऑफ मॉडर्न लाइफ, ये उसको क्यों नजर आता है? क्या वो इतना थक चुका है अपने काम से कि उसकी डिजायर है कि वो अपने स्ट्रेस में से बाहर निकले, क्योंकि वो डेली ट्रैवल करता है, इतना ज्यादा काम करता है कि वो इतना थक चुका है अपने डेली के रोज के ट्रैवलिंग से, काम से। वो इस मॉडर्न लाइफ की स्ट्रेस से थक के वो एस्केप करना चाहता है, एक ऐसी जगह जाना चाहता है जहां पे पीस है, इसलिए वो 1894 में जाता है। तो ये है इस स्टोरी की कहानी। एंड नाउ चार्ली, a 31-year-old man, discovers a mysterious third level at Grand Central Station। हम दोबारा से डिस्कस करते हैं, उसको लेके जाता है वो 1894 में। His desire for a simpler life, जिस बच्चों को लास्ट लाइन नहीं समझ पड़ रही है या उनको डिफिकल्ट लगती है, तो ये लाइन मैंने एवरेज बच्चों के लिए भी लिखी है, जो लिख सकते हैं एग्जाम में तो उनको मार्क्स मिल जाएंगे। उसकी डिजायर क्या है? फॉर अ सिंपलर लाइफ। और रिफ्लेक्ट क्या करती है? द स्ट्रेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड एंड एस्केपिज्म। उसका जो स्ट्रेस है आजकल की दुनिया का वो रिफ्लेक्ट कर रही है और वो एस्केप होना चाहता है। अब बच्चे, हर चैप्टर की मैंने थीम और मैसेज आपको इस वीडियो में दिया है। उन थीम और मैसेजेस को एक एक लाइन में दिया है ताकि अगर आप बिगनिंग या क्लोजिंग उन लाइन से करते हैं तो आपको एक अच्छा इंप्रेशन आप छोड़ पाएंगे। तो इसलिए आप थीम और मैसेज को अच्छे से रिवाइज जरूर करके जाएं, और जितना मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है आप उसको लिख लें, लर्न कर लें। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो पहले करते हैं हम थीम थर्ड लेवल की। द स्टोरी एक्सप्लोर्स एस्केपिज्म, कॉमा टाइम ट्रेवल एंड अ यर्निंग फॉर अ सिंपलर पास्ट। ये थीम क्या बताती है? एस्केपिज्म के बारे में, टाइम ट्रेवल के बारे में, और एक आप सिंपल पास्ट में जाना चाहते हो। यर्निंग का मतलब होता है कोई चीज की डिजायर रखना, इसको लॉन्गिंग भी कहते हैं इंग्लिश में। It emphasizes the human desire to find solace and peace in nostalgic memories। ये क्या emphasize करता है? एक human desire कि आपको solace का मतलब है शांति कैसे मिले in nostalgic memories। जब आप घर बैठे हो या काम के दौरान आपको पुरानी बातें याद आती हैं तो that is called as nostalgic memories। अब चलते हैं मैसेज की तरफ। The story suggests that when reality becomes overwhelming, people seek refuge in their imagination and memories to escape modern life's pressure। ये स्टोरी क्या सजेस्ट करती है कि जब रियलिटी बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग मींस हम पर हावी हो जाती है तो लोग फिर कहाँ जाके रिफ्यूज मींस शेल्टर कहाँ लेते हैं? अपनी इमेजिनेशन में। जब वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते तो वो क्या करते? इमेजिन करते, काश यार ये मेरे साथ होता। और मेमोरीज में भी वो एस्केप हो जाते हैं कि वो मॉडर्न लाइफ का जो उनका काम का प्रेशर है उससे वो एस्केप होना चाहते हैं। वो ही कंडीशन है हमारे कैरेक्टर चार्ली की यहाँ पर। अब आगे हम चलते हैं इसके कैरेक्टर्स की तरफ। इस बड़ी कैरेक्टर्स का क्वेश्चन क्लास 10th को भी आया है और मैं हर वीडियो में कैरेक्टर्स को जरूर डिस्कस करती हूँ। मैंने फ्लेमिंगो में भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को डिस्कस किया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्लेमिंगो में, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब डिस्कस कर लिए हुए हैं। फ्लेमिंगो का वीडियो भी आप देख सकते हैं, क्लास 10th और 12th के सेक्शन में प्लेलिस्ट में पड़ा है। आप लोग जाके वहां पे सर्च करें, आपको मिल जाएगा। वो भी वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में। अब चलते हैं थर्ड लेवल के कैरेक्टर्स चार्ली की तरफ। अ 31-year-old man, Charlie represents the theme of escapism and the human longing for simpler times. His discovery of the third level symbolizes his deep dissatisfaction with the complexities and pressure of modern life। ये लाइन जरूर लिखें, पहले उसकी एज बताएं। जब भी कोई करेक्टर एनालिसिस आपको आता है एग्जाम में, बंदे की अगर एज गिवन है चैप्टर में तो आपको जरूर बतानी चाहिए करेक्टर की। और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थीम बता रहा है स्केपिज्म की और सिंपलर टाइम को जो इंसान लॉन्ग करता है, यर्न करता है। हिज डिस्कवरी टूवर्ड्स थर्ड लेवल, ये क्या सिंबलाइज करती है? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ सकता है, 1 मार्क में भी आ सकता है, इसको कर लें। डीप डिससेटिस्फैक्शन विद द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड प्रेशर ऑफ मॉडर्न लाइफ, कि आज की जिंदगी में कितनी ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन है, कितनी कॉम्प्लेक्स बन चुकी है लाइफ और कितने सारे प्रेशर है हर इंसान को।
Charlie's confusion between reality and fantasy reflects his inner turmoil and need for peace. चार्ली की confusion क्या बताती है? It is a confusion between reality and fantasy. Reality में वो रहता है लेकिन वो फिर से वो fantasy में चला जाता है. वो बताती उसके inner turmoil. Turmoil का मतलब है कितनी disturbance चल रही है और उसको इस टाइम पे शांति की तलाश है, need for peace. अब चलते हैं उसका जो फ्रेंड है चार्ली का सैम, उसके करेक्टर की तरफ. सैम कौन है? चार्ली साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. ये जरूर याद करें, चार्ली साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. और बच्चे साइकेट्रिस्ट तो लर्न कर लेते लेकिन स्पेलिंग्स रॉन्ग कर लिखाते हैं. याद रखिए साइकेट्रिस्ट के स्पेलिंग PSYCH होते हैं बेटा, तो यहाँ पे आप कोई भी गड़बड़ ना करें. Initially appears skeptical of the third level, representing रेशनैलिटी एंड लॉजिक. चार्ली का जो फ्रेंड है सैम, वो एक साइकेट्रिस्ट है. जब चार्ली उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है शुरू में जाके, तो वो स्केप्टिकल मतलब डाउटफुल होता है. उसको लगता है थर्ड लेवल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. ये तो पता लग रहा है कि लाइक इसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है चार्ली को. तो शुरू में हमें लगता है कि जो सैम है वो वाकई में एक लॉजिकल इंसान है, रैशनल इंसान है जो सही सोच रहा है. लेकिन, however, his mysterious disappearance into the past himself suggests that even the most rational individuals harbor escapist tendency. लेकिन उसकी मिस्टीरियस डिसअपेरेंस मतलब कि सैम आखिर की जब स्टोरी का एंड होता है तो वो गुम हो जाता है, वो भाग जाता है पास्ट में. वो ये सजेस्ट करता है कि जो इंसान ज्यादा रैशनली सोचते हैं वो भी एस्केप कर सकते हैं रियलिटी से. सो दीज बोथ करेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनको जरूर करके जाएं. ये आपको 2 मार्क्स में आ सकते हैं या लॉन्ग आंसर्स में भी आ सकते हैं. तो अगर आप ये लाइंस लिखेंगे तो डेफिनेटली योर आंसर विल बी वेरी गुड. लेकिन सैम का करेक्टर रिप्रेजेंट्स शॉर्ट में 2 मार्क्स में ही आ सकता है आपको. अब चलते हैं द थर्ड लेवल के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ. हाउ डज चार्ली रीच द थर्ड लेवल? बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं. क्यों करते हैं मैं आपको बताती हूँ. चार्ली अ 31-year-old मैन. बेटा कॉमा का जरूर ध्यान रखिए कहाँ पे आना है, बिकॉज पंक्चुएशन के मार्क्स मिलते हैं आपको बोर्ड में. विजिट्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड इन हिज एंजाइटी टू एस्केप द प्रेशर्स ऑफ मॉडर्न लाइफ accidentally takes a wrong corridor. This leads him to a strange, outdated part of the station, the third level. The atmosphere, therefore, reflects the 1890s with dim gaslights, brass batons, and people wearing vintage clothing. This experience symbolizes his subconscious desire for escape to a simpler, stress free time. चार्ली जो कि 31-year-old मैन है, जैसे कि मैंने बताया वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाता है क्योंकि उसके अंदर एंजाइटी है. वो एस्केप करना चाहता है जो मॉडर्न लाइफ के प्रेशर्स हैं उसके सिर के ऊपर. लेकिन एक्सीडेंटली एक दिन वो रॉन्ग कॉरिडोर की तरफ चला जाता है जिसकी वजह से उसके साथ बहुत सारी स्ट्रेंज चीजें होती हैं. और वो एक ऐसी एरिया में जाता है जो कि स्टेशन का बहुत ही आउटडेटेड एरिया होता है जिसको कि वो थर्ड लेवल कहता है. जो थर्ड लेवल का एटमॉस्फेयर है थर्ड लेवल का, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो पहुंच चुका है 1890 के टाइम में. अब ये जो आगे कॉमा वाले वर्ड्स आएंगे इनको हर एक वर्ड को लिख लिख के लर्न कर लें. ये लिखने हैं. इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये कीवर्ड्स हैं लिखने हैं. क्या क्या होता है थर्ड लेवल पे? डिम गैस लाइट्स, ब्रास पिटियंस एंड पीपल वेयरिंग विंटेज क्लोथिंग. ये तीनों कॉमा वाले वर्ड्स, तीनों चीजें आपने बतानी है. These things, three things he found at the Grand Level Station. This experience symbolizes his subconscious desire for escape to simpler, stress-free time. आजकल सिंबोलिज्म के पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं. सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? तो ये आपको अगर आता है कि व्हाट डज हिज एक्सपीरियंस सिंबलाइज, तो वो क्या सिंबलाइज करता है? हिज सबकॉन्शियस डिजायर. जब हम कॉन्शियसली नहीं सबकॉन्शियसली माइंड में सोचते काश मैं यहाँ जाता, ठीक है, तो ये बता रहा है कि वो एस्केप करना चाहता है एक सिंपल लाइफ की तरफ जो स्ट्रेस भी हो. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, डिस्कस द थीम ऑफ एस्केपिज्म इन थर्ड लेवल बाय जैक फिनी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको मैंने आगे भी डिस्कस किया इन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. देखते हैं कैसे. अब द प्रोटैगनिस्ट चार्ली डिस्कवर्स अ मिस्टीरियस थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन which serves as a portal for the past, portal to the past. अब portal word को भी learn करें जो कि past को represent कर रहा है. This symbolizes his desire to escape the stress of modern life and retreat into a simpler bygone era, symbolizing his deep-rooted desire to escape
मॉडर्न लाइफ एंजाइटी। चीजें वही हैं बट हम कॉमा डाल डाल के उनको कैसे एक्सपैंड करते हैं ये बताया गया है इस आंसर में। रिट्रीट इनटू मींस पीछे जाता है एक सिंपल लाइफ की तरफ। बायगॉन इरा, जो इरा खत्म हो चुका है, जो टाइम पीरियड खत्म हो चुका है उसको बोलते हैं बायगॉन इरा। वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? डीप रिटेड डिजायर टू एस्केप द मॉडर्न लाइफ एंजाइटीज। मॉडर्न लाइफ अकेला वर्ड ना लिखे, उसके साथ एंजाइटीज को जरूर ऐड करें, क्योंकि यही परेशानियों को देखते हुए मॉडर्न लाइफ की वो एस्केप करना चाहता है। द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ इंडिविजुअल्स ऑफन रिट्रीट इनटू नॉस्टैल्जिया और फैंटेसीज व्हेन ओवरवेल्म्ड। ये स्टोरी क्या हाईलाइट करती है कि कैसे इंडिविजुअल रिट्रीट करते हैं, चले जाते हैं एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट की तरफ, वो फैंटेसी में चले जाते हैं, emphasizing the psychological impact of societal pressure and the longing for peace in simpler times। और ये emphasize करता है कि कैसे उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसे होता है सोसाइटी के प्रेशर्स का, और वो चाहते हैं कि उनको एक पीस मिले, शांति मिले अपनी लाइफ में। अब चलते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। हाउ डज चार्लीज विजिट टू द थर्ड लेवल रिफ्लेक्ट हिज डिजायर टू एस्केप टू मॉडर्न लाइफ? चीजें वही हैं बट कैसे आपने रिप्रेजेंट करनी है। चार्लीज विजिट टू द थर्ड लेवल symbolizes his longing for a simpler time, free from the pressures of modern world. The third level represents nostalgia of 1890s, a peaceful period in history. His subconscious desire to escape stress leads him to imagine an alternate reality, highlighting the theme of escapism in a chaotic world. अब यहाँ पे आपने पहले दो पॉइंट्स तो आपको समझ आ गए जो आप पहले लिख चुके हैं, लेकिन आपने जो नेक्स्ट पॉइंट बताना है ये इसका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि उसको जाना है ऑल्टरनेट रियलिटी की तरफ। ये कीवर्ड है, ही इज इमेजिनिंग एन ऑल्टरनेट रियलिटी। ये थीम कौन सी हाईलाइट करा, ये अपने आंसर्स में जरूर लिखें। थीम निकलती आती है एस्केपिज्म इन ए क्योटिक वर्ल्ड। क्योटिक होता है जहां पूरी क्योस हो, हड़गम बची हो, लोग परेशान हो, इधर उधर स्ट्रेस के मारे घूम रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अ क्योटिक वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आता है, how does Charlie's discovery of the third level reflect his desire for escapism? Can escapism be a solution to modern stress? तो आंसर कैसे लिखेंगे बेटा? Charlie's discovery of the third level symbolizes his desire to escape the pressure of modern life. The third level representing the peaceful 1890s offers him a nostalgic retreat from a chaotic world filled with war, financial stress, and insecurity. Through this experience, Charlie seeks solace and peace in an alternate reality. अब यहाँ पे चार्ली जो है वो अपना थर्ड लेवल डिस्कवर कर रहा है। वो ये बताता है कि वो कैसे एस्केप कर रहा है प्रेशर से जो ह्यूमन लाइफ के हैं, और थर्ड लेवल रिप्रेजेंट करता है अगेन 1890 को। और ये क्वेश्चन में आपने बताना अबाउट द क्योटिक वर्ल्ड जो कि वॉर से फिल्ड है, जहाँ फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, जहाँ इनसिक्योरिटी है। एंड चार्ली के एक्सपीरियंस के थ्रू हमें ये पता लग रहा है कि चार्ली जो है वो सॉलेस चाहता है, पीस चाहता है, ही वांट्स टू गो टू ऑल्टरनेट रियलिटी। ये पॉइंट्स यहाँ जरूर लिखें जो मैंने अभी रिपीट किए, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं नॉस्टैल्जिक रिट्रीट को, फाइनेंशियल स्ट्रेस के बारे में, और इनसिक्योरिटी को लेकर परेशान है आज का आदमी, तभी ये सब कुछ सोचता है। However, the story suggests that escapism is only a temporary solution. Instead of a permanently fleeing reality, we must find ways to deal with life's challenges. यहाँ पे स्टोरी ये बताती है कि जो एस्केपिज्म क्या है, वो एक टेम्पररी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन ही एक टेम्पररी सोल्यूशन है। कि इंस्टेड ऑफ परमानेंटली फ्लीइंग रियलिटी, हमें रोज के जो हम चैलेंजेस को फेस करते हैं, तो हमें उसके लिए कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए, यहाँ की हमें उन चीजों से भागना चाहिए। वी शुड नॉट रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, वी शुड ऑलवेज फाइंड द सोल्यूशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स। एस्केपिज्म थ्रू इमेजिनेशन or nostalgia can provide momentary comfort, but personal growth and peace come from learning to comfort. एस्केपिज्म के थ्रू हमारी इमेजिनेशन हो, नॉस्टैल्जिक हो, तो हमें मोमेंटली थोड़ी देर के लिए कंफर्ट दे सकता है, लेकिन पर्सनल ग्रोथ और पीस के लिए हमें क्या चाहिए कि हम रियलिटी को एक्सेप्ट करें और प्रॉब्लम्स जो हमें डेली की आती है उनको से सोल्यूशन ढूंढें। ठीक है, द थर्ड लेवल अल्टीमेटली एनकरेजेस रीडर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर own coping mechanism for stress and the balance between imagination and reality.
थर्ड लेवल क्या इनकरेज कर रहा है कि हम इंडिविजुअल्स को अपने मैकेनिज्म मीन्स जो प्रॉब्लम्स चल रही है उनसे कोप अप करें और बैलेंस बना के रखें इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में। ये नहीं है कि हमेशा हम इमेजिनेशन में डूबे रहें और बाद में हम रियलिटी को फेस ना कर पाए। एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने ये सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन की हैं। इनको आप नोट डाउन कर लें ताकि आपका ये आंसर आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए। डोंट गेट स्केयर्ड, द लैंग्वेज इज वेरी सिंपल। कीवर्ड्स को याद रखें जो मैंने बार बार रिपीट किए हैं और इस क्वेश्चन में भी रिपीट हुए हैं बहुत सारे वर्ड्स। बस इसका मैसेज और थीम को आपने अच्छे से रिवाइज करना है जिसकी वजह से आप ये आंसर को रिफ्लेक्ट। द टाइगर किंग बाय कल्कि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, दो इट इज अ ह्यूमरस वन, लेकिन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैसेज भी है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आए आपको एग्जाम में द टाइगर किंग का, तो प्लीज वहां पे मेंशन करें इट इज अ सेटेराइकल टेल, जो कि व्यंग है। अ, एक महाराजा की कहानी है जिनका नाम है महाराजा सर जिलानी जंग जंग बहादुर। नाम जरूर याद करके जाएं महाराजा का, महाराजा सर जिलानी जंग जंग बहादुर ये पूरा नाम है। Who, upon learning from astrologers that a tiger would be the cause of his death, embarks on a mission to kill 100 tigers. The story critiques the folly of pride and the illusion of power. ये स्टोरी एक महाराजा की है जिसका नाम जंग जंग बहादुर है, और एक एस्ट्रोलॉजर उनके पास आता है और उनको बोलता है कि आपकी डेथ का कारण एक टाइगर होगा। इसलिए उनके जो किंगडम में जितने भी टाइगर्स होते हैं वो उनको मार देते हैं, और ये प्रिडिक्शन करता है एस्ट्रोलॉजर कि जो 100 टाइगर होगा वो उनकी डेथ का कारण बनेगा। तो ये जो टाइगर्स का सिलसिला था, इनके किंगडम में जितने भी टाइगर्स थे 99 टाइगर्स वो मार देते हैं और एक टाइगर बचता है। तो उनको लगता है कि उन्होंने उसको भी मार दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक ओल्ड टाइगर होता है जो खुद ही नेचुरल डेथ मरता है बिकॉज ऑफ हिज हार्ट अटैक। तो लास्ट में इट इज रियली एन आयरनी पोज्ड बाय कल्कि कि एक वुडन जो टाइगर होता है वो उनकी डेथ का कारण बनता है, बिकॉज वुडन टाइगर का जो एक किल टाइप होता है वो उनको लग जाता है जिससे कि उनकी इंजरी हो जाती है, वो सेप्टिक हो जाता है। तो आई थिंक ये स्टोरी आप सबने पढ़ी होगी। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी ह्यूमरस स्टोरी। And let's do next what is going to be there. Maharaja Sir Jilani Jang Jang Bahadur kills 99 tigers to avert a prophecy that a tiger would cause his death. His obsession with killing tigers ultimately leads to his downfall. अब आपने इसमें कौन कौन से वर्ड्स को ध्यान रखना है। एक सेटेरिकल टेल है, लॉन्ग क्वेश्चन आए शॉर्ट आए जरूर लिखें शुरू में। महाराजा का फुल नाम बताएं वहां पे, सर जिलानी जंग जंग बहादुर। फिर 99 टाइगर्स इज अ कीवर्ड। एक प्रोफेसी वर्ड को जरूर यूज करें, एवर्ट अ प्रोफेसी। प्रोफेसी होता है प्रिडिक्शन करना किसी के बारे में, जो एस्ट्रोलॉजर करता है। एवर्ट का मतलब है कि वो चेंज करना चाहते हैं, वो ये जताना चाहते हैं महाराजा कि जो एस्ट्रोलॉजर ने उनके लिए प्रोफेसी की है वो गलत है। और उनका ऑब्सेशन था। ऑब्सेशन का मतलब होता है जब आप इंसान कोई चीज को लेके इतना ज्यादा पोजेसिव हो जाता है कि वो उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, वो ऑब्सेशन होता है। तो उनका ऑब्सेशन क्या था? टाइगर्स को किल करना। तो अल्टीमेटली वो ही उनकी डाउनफॉल का कारण बनता है। अब इसमें हम करेक्टर एनालिसिस को देखते हैं कौन कौन से करेक्टर्स हैं। अगर कोई भी करेक्टर आता है, कोई क्वेश्चन आता है, तो ये एक एक लाइन भी आप लर्न कर लें, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट टू सॉल्व आउट द आंसर। द महाराजा, महाराजा ना लिखे, द महाराजा लिखे, बिकॉज ये एक प्रॉपर नाउन यहाँ पे आता है। इगोइस्टिकल एंड पावर हंग्री। द किंग इज कंज्यूम्ड बाय सुपरस्टिशन। तो ये आपने एडजेक्टिव्स लर्न करने हैं महाराजा के लिए। वो क्या है? इगोइस्टिकल, इगोइस्टिक भी लिख सकते हैं, एंड पावर हंग्री, ईगो से भरा पड़ा है और पावर का भूखा है। एंड द किंग इज कंज्यूम्ड बाय सुपरस्टिशन। किंग को बहुत ज्यादा एक सुपरस्टिशियस बिलीफ हो जाता है। हिज एरोगेंस एंड डिसरिगार्ड फॉर लाइफ डेमोन्स्ट्रेट हिज ट्रेजिक फ्लॉ। उसकी एरोगेंस, उसका गुस्सा, उसका डिसरिगार्ड एक लाइफ को लेके कि वो इवन एनिमल्स की लाइफ को कुछ नहीं समझता, यही उसकी ट्रेजिक फ्लॉ मतलब उसकी ट्रेजेडी का कारण बनता है। ट्रेजिक का मतलब होता है जब कोई इंसान मर जाता है एंड में, कोई हीरो, कोई भी कहानी का हीरो होता है, वो एंड में जिसकी डेथ होती है तो वो एक ट्रेजेडी होती है। तो
तो ये एक ट्रेजिक फ्लॉ बनता है। फ्लॉ मीन्स कोई भी गलती जो करते हैं उनकी। दीवान कौन है? ये एक मिनिस्टर है who is pragmatic and serves the king's whims while trying to manage the kingdom's affairs। वो प्रेगमेटिक मतलब कि वो उनकी बातों को मानते हैं। दीवान महाराजा जो कहते हैं उनकी बातों को मानना पड़ता है क्योंकि वो उनको सर्व कर रहे हैं किंग को। विम्स का मतलब होता है उनकी फैंसी, फैंटेसी, दैट इज कॉल्ड एज विम्स। जो किंग बहुत ज्यादा फैंटेसी लैंड में रहता है कि मुझे अगर अपने किंगडम का मैं ही सबसे पावरफुल किंग हूँ, उसको यही लगता है। और ये जो दीवान जी हैं ये अपना जितना भी काम करते हैं पूरे किंगडम का, किंगडम के अफेयर्स को संभालते हैं, ये किंग को सर्व कर रहे हैं, जस्ट उनके कह सकते खाना पूर्ति कर रहे हैं और उनका कोई रोल नहीं है इसमें। लाइक ही इज नॉट प्लेइंग एनी काइंड ऑफ अ फेयर गेम कि हाँ कोई गलत कर रहा तो उसको सही करें, ही इज नॉट लाइक दैट। अब ये एस्ट्रोलॉजर, अगर कोई भी क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजर पे आता है आपको तो आप स्टार्ट यहां से करें। अ सिंबल ऑफ सुपरस्टिशन whose prophecy drives the story's events। ये जरूर लाइन लिखे। आगे तो स्टोरी आप सबको पता ही, यू कैन इलेबोरेट इट लाइक दैट, लेकिन एस्ट्रोलॉजर का कोई क्वेश्चन आए तो जरूर लिखे। एंड दिस एस्ट्रोलॉजर इन द स्टोरी द टाइगर किंग इज अ सिंबल ऑफ सुपरस्टिशन हुज प्रोफेसी, जिसकी भविष्यवाणी वो कहानी को आगे लेके जाती है, क्योंकि जब किंग पैदा होता है तो वो तब से ही बोलना शुरू कर देता है। एंड यही एक एस्ट्रोलॉजर थे जब उनकी नामकरण करने आते हैं और तभी वो बताते हैं कि ही इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्रेव किंग और ये इनकी डेथ एक 100 टाइगर के कारण होगी। आगे बेटा हम करते हैं महाराजा के थोड़ा और कैरेक्टर को जानते हैं। ये लिख लें आप। द महाराजा इज एन एरोगेंट रूलर ड्रिवन बाय अ प्रोफेसी दैट अ टाइगर will be the cause of his death. His obsession with killing 100 tigers to prove the prophecy wrong showcases his foolishness, pride, and disregard for life. His character critiques the abuse of power and blind belief in superstition. His eventual death due to a wooden toy tiger highlights the futility of his actions। ये लाइंस लिखें जरूर। एडजेक्टिव्स कौन कौन से यूज किए हमने महाराजा के लिए? एरोगेंट रूलर, फिर हमने उसके लिए यूज किया है फुलिशनेस है उसके अंदर। उसकी जो ये प्रोफेसी को रॉन्ग प्रूव करने के लिए वो क्या करता है, उससे हमें क्या पता लग रहा है, उसका करेक्टर की क्वालिटी क्या है, उसकी करेक्टर के फीचर्स निकल के आते हैं। ही इज अ फुलिश पर्सन फुल ऑफ प्राइड एंड डिसरिगार्ड फॉर लाइफ। उसका जो कैरेक्टर है किस चीज को सिंबलाइज करता है? अब्यूज ऑफ पावर एंड ब्लाइंड बिलीफ इन सुपरस्टिशन। उसकी इवेंचुअली डेथ हो जाती है ड्यू टू वुडन टाइगर। एंड ये क्या हाईलाइट करती है कि इसकी फ्यूटिलिटी ऑफ हिज एक्शन मींस वेस्टेज ऑफ हिज एक्शंस। फिर हम चलते हैं थीम की तरफ। जो थीम है इस चैप्टर की वो क्या है? इट रिवॉल्व्स अराउंड फेट। फेट मतलब किस्मत, डेस्टिनी, एरोगेंस एंड मैन्स इल्यूजन ऑफ कंट्रोलिंग नेचर। कि इंसान कैसे, इल्यूजन का मतलब होता है कि आप कोई चीज को इल्यूजन में जी रहे हो, कोई चीज को समझ रहे हो कि ऐसा होगा लेकिन होता नहीं है, कि हम नेचर को कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इल्यूजन एक ऐसी चीज है कि आपको लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, एक अंधेरे में रहते हो, आपको नजर आ रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ बट वो गलत है, दैट इज एन इल्यूजन। इट हाईलाइट्स द अब्यूज ऑफ पावर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये जरूर लिखें। ये जो थीम है इट रिवॉल्व्स अराउंड फेट, किस्मत के ऊपर है, गुस्से के ऊपर है, एरोगेंस के ऊपर है, और मैन का जो ये एक समझना है, एक मिस इंटरप्रेट करना है चीजों को कि मैं नेचर को कंट्रोल कर रहा हूं, जबकि ऐसा नहीं है। इससे ये पता लगता है कि कैसे किंग होने के बावजूद ये अपनी पावर को एब्यूज कर रहा है। आगे मैसेज क्या है स्टोरी का? द स्टोरी वॉर्न्स अगेंस्ट challenging destiny and illustrates how arrogance and the misuse of power can lead to one's own downfall। ये स्टोरी वॉर्न करती है, ये मैसेज जरूर लिखें, ये आएगा एग्जाम में, आता ही आता है कि ये चैलेंजेस बताती कि हम डेस्टिनी को के चैलेंजेस को हम कैसे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। डेस्टिनी मीन्स किस्मत जो हमारे लिए लिखती है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इससे हमारी एरोगेंस पता लगती है, मिसयूज ऑफ पावर पता लगती है, जो कि एक इंसान की खुद की डाउनफॉल की तरफ लेकर जाती है। तो दोनों थीम मैसेज को अच्छे से याद कर लें। इवन महाराजा का कैरेक्टर ये आ सकता है, बहुत ज्यादा इसके चांसेस हैं, इसको प्लीज कर लें एक बार रिवाइज। और जितने भी ये कीवर्ड्स अगर आप यूज करते कोई और भी क्वेश्चन आ जाए तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट।
अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ द टाइगर किंग के। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड, राइट। तो ये क्वेश्चन बच्चे ज्यादातर नहीं करके जाते, वो सिर्फ उनके मेन पॉइंट्स को करके जाते हैं एंड है भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आफ्टर किलिंग 90 टाइगर्स, 90 के स्पेलिंग बच्चे गलत लिखाते हैं एग्जाम में, ध्यान से कर ले, 9 लिख के टी वाई लगाना है सिर्फ। द महाराजा फेस डिफिकल्टी इन लोकेटिंग मोर टाइगर्स विद इन हिज स्टेट। To fulfill his mission of killing 100 tigers, he married a princess from a kingdom known for its large tiger population. His decision was purely driven by the obsession with defying the astrologer's prophecy of death by a tiger. तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आंसर आपको जरूरी नहीं द महाराजा से शुरू करना है, आपको आंसर शुरू कर सकते हैं कोई सेंटेंस कनेक्टर लगा के, पंक्चुएशन के सॉरी प्रीपोजिशन के साथ शुरू कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे शुरू किया है, आफ्टर किलिंग 90 टाइगर, द महाराजा, उसको बहुत सारी डिफिकल्टी आई टाइगर्स को लोकेट करने में, और अपने 100 टाइगर के मिशन को फुलफिल करने के लिए उसने एक प्रिंसेस के साथ शादी की। क्योंकि उस प्रिंसेस के पास उनके किंगडम में बहुत सारे टाइगर्स थे, उनकी पॉपुलेशन अच्छी थी, और ये उनका प्योरली ऑब्सेशन था। ही वॉज ड्रिवन बाय हिज ऑब्सेशन, ये वर्ड को लर्न करें, द किंग वॉज ड्रिवन बाय हिज ऑब्सेशन, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। एंड डिफाइंग, डिफाइंग मीन्स वो जो एस्ट्रोलॉजर था उनकी जो भविष्यवाणी थी, प्रोफेसी थी, उसको झुठलाना चाहता था, तो उसकी इंग्लिश होती है with defying the astrologer's prophecy of death by a tiger. Next हम क्वेश्चन देखते हैं, how does Kalki employ irony to convey the theme of pride and downfall of the Tiger King? Very important question. The Tiger King, in a bid to challenge a prophecy about his death by a tiger, kills several tigers. However, his death is ironically caused by a splinter from a toy tiger. This ironic twist highlights human arrogance and fate's inevitability, emphasizing how excessive pride often leads to self-destruction. तो यहाँ पे आपने क्या बताना है, द टाइगर किंग, उसको चैलेंज करना था प्रोफेसी को जो एस्ट्रोलॉजी की थी, तो वो बहुत सारे टाइगर्स को मार देता है। आयरॉनिकली का मतलब क्या होता है बेटा, जब आप सोचते कुछ हो लेकिन होता कुछ है, ठीक है। उनको लगता है मैंने 100 टाइगर को मार दिया है, बट वो 100 टाइगर खुद ही अपनी एक नेचुरल डेथ मरता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, और उनकी डेथ जो होती है वो एक टॉय टाइगर पे जो एक स्प्लिंटर लगा होता है उसकी वजह से होती है, मतलब कि की लगा होता है, तो उनको लग जाता है जो बाद में सेप्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये आयरॉनिक ट्विस्ट होता है, वो क्या हाईलाइट करता है, ह्यूमन एरोगेंस एंड फेट्स इन एविटेबिलिटी। इनएविटेबल होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, और ये क्या एम्फेसाइज कर रहा है कि जब इंसान को एक्सेसिव प्राइड हो जाती है तो ये ऑफन उसकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। आगे बेटा कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हम देखते हैं इस चैप्टर के। हाउ डज द स्टोरी हाईलाइट द थीम ऑफ द फेट एंड आयरनी, ये भी हमने जस्ट अभी किया, थीम किया, लेकिन फेट और आयरनी को हमने यहाँ पे कोलैबोरेट करना है, तो आंसर के क्या पॉइंट्स को हम मेंशन करेंगे। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द महाराजा's futile attempt to escape fate. Despite killing 99 tigers, his death is ironically caused by a wooden toy tiger. This highlights that destiny is unavoidable, and human efforts to control fate often lead to unexpected outcomes. The story critiques arrogance and blind belief in superstition. यहाँ पे देखें हम आंसर को कैसे लिखेंगे, चीजें आप पहले कर चुके हैं, लेकिन आंसर को प्रेजेंट कैसे करना, ये प्रॉब्लम्स आप लोग लिखते वक्त कर जाते हैं, जिसकी वजह से आप ना समरी लिखाते हैं आंसर्स में, आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं। ये क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि कल्कि ने स्टोरी की थीम फेट और आयरनी को कैसे हाईलाइट किया है द टाइगर किंग में। तो हमने कैसे बताना है कि डिस्पाइट किलिंग, डिस्पाइट के साथ ऑफ मत लगाना, ये ग्रामेटिकल एरर बन जाएगा। इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता बेटा, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता। डिस्पाइट किलिंग 99 टाइगर्स, उसकी डेथ आयरॉनिकली किससे होती है, वुडन टॉय टाइगर के साथ में। और इससे क्या हाईलाइट करता है ये चैप्टर कि डेस्टिनी अनअवॉइडेबल है, डेस्टिनी को हम चेंज नहीं कर सकते, ये एक ह्यूमन एफर्ट है कंट्रोल करने का आपकी किस्मत को, आपकी फेट को, जो कि
अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स की तरफ जाता है। और ये स्टोरी बताती है क्रिटिक किसकी है, क्रिटिक वर्ड को लर्न करें, सिंबलाइज कर सकते हैं एरोगेंस एंड ब्लाइंड बिलीफ इन सुपरस्टिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा हम लोग कर रहे हैं, explain how the Tiger King's behavior reflects the misuse of power. The Tiger King uses his power and authority to fulfill his obsession with killing 100 tigers. He depletes the forest of his kingdom, imposes harsh rule on his subjects, and manipulates the environment for his personal goal. His reckless actions reveal the corruption and arrogance that often accompany absolute power. The story serves as a satire on leaders who misuse power for self-centered motives. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ये आपके ऊपर है कि जो लोग टाइगर किंग की तरह अपनी पावर को मिसयूज करते हैं तो आप उनके बारे में क्या रिफ्लेक्ट करोगे, क्या बताओगे। तो हम यहाँ पे ये आंसर को ऐसे बताएंगे बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ टाइगर किंग, कि जैसे कि उसने अपने 100 टाइगर्स किल कर दिए थे अपने ऑब्सेशन में आके, तो ये बताता है ही डिप्लीट्स द फॉरेस्ट ऑफ हिज किंगडम, वो अपने किंगडम के फॉरेस्ट को ही खत्म कर देता है। और अपने सब्जेक्ट्स का मतलब होता है जो एक किंगडम में सिटीजन्स रहते हैं, नागरिक रहते हैं, उनको सब्जेक्ट्स कहा जाता है। उनके ऊपर हार्श रूल्स लगाता है और मैन्युपुलेट करता है इन्वायरमेंट को फॉर हिज पर्सनल गोल। His reckless actions reveal corruption and arrogance. उसके जो reckless means गलत एक्शंस थे किंग के, उससे पता लग रहा है वो कितना करप्ट हो चुका है, वो कितना एरोगेंट हो चुका है, और उससे उसकी वजह से उसकी ने अपनी एब्सोल्यूट पावर को कितना ही ज्यादा खराब कर दिया है। तो ये स्टोरी बताती है इट सर्व्स एज अ सटायर, ये लाइन लिख कर आए, द स्टोरी सर्व्स एज अ सटायर ऑन लीडर्स, उन लीडर्स के ऊपर जो मिसयूज करते हैं अपनी पावर को फॉर अपने सेल्फ सेंटर्ड मोटिव्स को लेकर। वो अपनी प्रजा के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने नागरिकों के बारे में कुछ नहीं सोचते, वो जस्ट अपने पर्पस को, पर्सनल मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए, सेल्फ सेंटर्ड मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए लोगों को परेशान करते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, एंड दे मिसयूज पावर। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी पढ़ के जाएं। ये ऐसे आंसर्स और क्वेश्चंस आपको रेफरेंस बुक्स में भी नहीं मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा। अब चलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है एरोगेंस और ह्यूमैनिटी का, क्योंकि आपको आजकल कंपैरेटिव स्टडीज आ रही हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ये डील करता है द टाइगर किंग और द एनिमी के साथ में। अब कंपेयर द थीम ऑफ एरोगेंस एंड ह्यूमैनिटी इन द टाइगर किंग एंड द एनिमी, दोनों चैप्टर को रिलेट करना है। बच्चे फिर क्या करते हैं, समरीज लिखाते हैं। पहले याद रखें आपके लॉन्ग क्वेश्चन को आपने 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है, ताकि हर एक पैराग्राफ में आप डिफरेंट पॉइंट को बता सके, समरी ना लिखें, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, क्वेश्चन ही लिखना है, क्वेश्चन के आंसर को ही लिखना है, डोंट गो बियॉन्ड दैट। The Tiger King portrays the Maharaja's arrogance as he tries to defy fate by killing 100 tigers. His obsessive belief that he can control destiny reflects human folly and the illusion of power. His ironic death by a wooden tiger emphasizes the futility of arrogance in the face of fate. तो ये तीनों लाइनें आपको क्या बता रही हैं, महाराजा की एरोगेंस की वजह से उसने 100 टाइगर को किल किया। उसने कितने सारे टाइगर्स को किल किया, वो क्या करने की कोशिश कर रहा था, डेस्टिनी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी क्वालिटीज क्या पोर्ट्रे करती है, ह्यूमन फॉली, इल्यूजन ऑफ पावर। और उसकी जो आयरॉनिक डेथ किसके साथ हो जाती है, वुडन टाइगर के साथ में, और जिसकी वजह से लाइक वी कैन द ऑथर हैज ट्राई टू एम्फसाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ एरोगेंस इन द फेस ऑफ फेट। अब नेक्स्ट आपने शुरू करना है द एनिमी के बारे में, कि वहां पे भी एरोगेंस वर्सेस ह्यूमैनिटी को ऑथर ने कैसे पोर्ट्रे किया। तो हमने कैसे लिखना है, इन कंट्रास्ट। आंसर्स को बिगिन करें फ्रेजेस के साथ में, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इन कंट्रास्ट, द एनिमी हाईलाइट्स डॉक्टर सदाव's moral dilemma of saving an enemy soldier despite his patriotic duty and the risk of societal backlash. He chooses empathy over hatred. His humanity transcends national boundaries, so showcasing the power of compassion. उसके कंपैरिजन में एनिमी में हम क्या देखते हैं, डॉक्टर सदाव वो मॉरल डायलेमा मतलब कंफ्यूजन में फंस चुके हैं कि उनके सामने उनका एनिमी है जिसको उसको सेव करना है, लेकिन उनकी पेट्रियोटिक फीलिंग्स उनके सामने आ जाती हैं
और उनको डर लगता है कि मुझे सोसाइटियल बैकलैश, मतलब सोसाइटी मुझे मारेगी या मुझे मेरी फैमिली को नहीं बख्शेगी कि मैंने एक एनिमी की हेल्प की, वो मुझे ही खत्म कर डालेंगे। लेकिन वो फिर भी इन चीजों के ऊपर अपनी एम्पैथी मतलब सिंपैथी को चूज करते ओवर हेट्रेड। और ये ह्यूमैनिटी क्या बता रही है कि बियॉन्ड ट्रांसेंड्स, ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है, वो एक्सीड करती है बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, और जिससे कि शोकेस होता है पावर ऑफ कंपैशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से जरूर कर लें। इसके कंपैरिजंस के लिए लैंग्वेज देखें कैसे यूज की गई है, ये कीवर्ड्स को हाई आप लोग लर्न करें। While the Tiger King criticizes human arrogance and blind pride, the enemy celebrates human kindness and moral courage. हम आप लास्ट थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट चैप्टर के बारे में हो गया, सेकंड हो गया एनिमी के बारे में। थर्ड पैराग्राफ में आपने दोनों चैप्टर का कंपैरिजन लिखना है। यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग कि जहां एक तरफ टाइगर किंग ह्यूमन एरोगेंस और ब्लाइंड प्राइड को पोर्ट्रे कर रही है, तो एनिमी में सेलिब्रेट कर रहे हैं हम ह्यूमैनिटी को, काइंडनेस को और मॉरल करेज को। एंड बोथ द स्टोरीज दे अल्टीमेटली एम्फेसाइज दैट लाइफ्स ग्रेटेस्ट वैल्यूज lie in humility and empathy rather than control and dominance. ये बताती हैं कि लाइफ की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या बताती हैं, ह्यूमिलिटी के बारे में, काइंडनेस के बारे में, एम्पैथी के बारे में, सिंपैथी के बारे में, और कैसे हम अपनी डोमिनेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे आपने कोई भी कंपैरेटिव स्टडी आती दो डिफरेंट लेसन्स को लेके, दो डिफरेंट पोएम्स को लेके, तो आपने ऐसे ही बनाना है आंसर। फर्स्ट में एक फर्स्ट पोएम को डिस्क्राइब कर दे, सेकंड में सेकंड को, और दोनों को लास्ट पैराग्राफ में कंपैरेटिव स्टडी के साथ डिस्क्राइब करें। तो ये था हमारा द एनिमी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है द एनिमी बाय पर्ल एस बक। राइटर का नाम जरूर लिखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज द स्टोरी। जैसे अभी हमने कुछ डिस्कस किया था पार्ट, इसकी सेटिंग है ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर 2, और ये डॉक्टर सडाओ होकी जो इसके मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, ही इज अ जापानीज सर्जन। उनको एक इंजर्ड अमेरिकन POW मिलता है, ही वाज प्रिजनर ऑफ वॉर, ही वाज वॉश्ड अशोर, मतलब कि वो समुद्र के किनारे पड़ा होता है, बहुत ज़्यादा वुंडेड होता है, जख्मी होता है, और वो अपनी वाइफ हैना के साथ होते हैं उस टाइम पे। जापान और अमेरिका की उस टाइम पे बहुत एनिमिटी चल रही होती है बिकॉज ऑफ दी वर्ल्ड वॉर 2। सो डॉक्टर सडाओ उस टाइम पे ही इज इन द मॉरल डायलेमा कि इस एनिमी को वो घर लेकर जाएं, बिकॉज ही वाज क्वाइट इंजर्ड। एज इट बीइंग अ डॉक्टर वो सोचते हैं कि इसको मैं ले जाऊं, इसकी हेल्प करूं, बट एज बीइंग अ जापानीज ही डिड नॉट थिंक ऑफ टेकिंग हिम। बट अल्टीमेटली बिकॉज वो अमेरिका में अपनी स्टडीज करके आए हुए थे, तो एक सिंपैथी एम्पैथी यू कैन से उनके अंदर आती है, एंड ही टेक्स हिम होम। तो इसमें थीम क्या आती है, ह्यूमैनिटी एंड एथिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके अंदर जो चलते हैं, दैट इज द थीम ऑफ दिस स्टोरी। अब डॉक्टर सडाओ, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जरूर लिखें, ही इज अ जापानीज सर्जन। ये कोई भी आंसर को बिगिन करने से पहले आपने डॉक्टर सडाओ का कोई भी क्वेश्चन आता है तो जरूर बताएं डॉक्टर सडाओ हो की पूरा नाम लिखें, अ जापानीज सर्जन। इज मत लिखें, बिकॉज व्हेन यू पुट कॉमा देयर इज नो नीड टू पुट एनी हेल्पिंग वर्ब। थीम देखते हैं स्टोरी की। The story explores themes of humanity, morality, and the conflict between patriotism and personal ethics during war. जैसे मैंने आपको बेटा अभी बार बार मैं हर चैप्टर में आपको एक बात को हाईलाइट कर रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपका आता है कोई किसी भी चैप्टर का, तो उसकी ये थीम की एक एक लाइन जरूर लिखें बिगनिंग में, आपका आंसर बहुत इफेक्टिव बनेगा। और मैसेज क्या कन्वे करता है, एम्पैथी एंड कंपैशन that can transcend national boundaries and political ideologies, highlighting the essence of shared humanity. इससे पता लगता है कि कैसे नेशनल बाउंड्रीज और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हाईलाइट की हैं, और कैसे उनके सामने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, लेकिन उसके ऊपर उनके लिए क्या है, ह्यूमैनिटी, दैट कम्स फर्स्ट, दैट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं कैरेक्टर्स की तरफ। डॉक्टर सडाओ की is a highly skilled Japanese doctor. डॉक्टर सडाओ की भी बहुत सारे क्वेश्चन पीछे PYQ में आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो जब भी डॉक्टर सडाओ की भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यू कैन यूज दीज वर्ड्स ओवर देयर। ही इज अ हाईली स्किल्ड जापानीज डॉक्टर. Sadao is torn between his patriotism and moral conscience.
Although loyal to his country, his medical ethics compel him to save the life of an injured American, that is, prisoner of war. Sadaw's character explores themes of compassion, humanity, and internal conflict during the war. Despite fear of being labeled as a traitor, he prioritizes life over prejudice. So डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर बताता है हमें कि वो बहुत ही लॉयल है अपनी कंट्री को लेके, और वो दो चीज़ों के बीच में बट चुके, एक है उनकी पेट्रियोटिक फीलिंग्स और एक है उनकी मॉरल कंसाइंस। वर्ड लर्न करें, पेट्रियोटिज्म एंड मॉरल कंसाइंस। एंड ये चीज़ें हैं उनके सामने व्हेन ही सीज द इंजर्ड प्रिजनर ऑफ वॉर हु इज एन अमेरिकन। तो ये जो डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर है, वो थीम जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो कौन सी है? थीम ऑफ कंपैशन, ह्यूमैनिटी एंड इंटरनल कन्फ्लिक्ट। डिस्पाइट उनके अंदर बहुत सारा फेयर है कि वो उनको ट्रेटर का एक लेबल लग जाएगा, उन्होंने अपनी प्रायोरिटाइज किसको दिया? अपनी ह्यूमैनिटेरियन फीलिंग्स को उन्होंने प्रायोरिटाइज किया। सेकेंड कैरेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द स्टोरी इज हैना, जो उनकी वाइफ है डॉक्टर सदाव होकी की। शी इज अ स्ट्रॉन्ग, सपोर्टिव एंड कंपैशनेट कैरेक्टर। ये सारे एडजेक्टिव्स लर्न करें। बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है और बहुत ही काइंड नेचर की है, जिसको कि हम कंपैशनेट कैरेक्टर कहते हैं। While initially hesitant about sheltering the enemy, Hannah helps nurse a soldier, demonstrating her empathy and loyalty to her husband's value. जब हैना देखती है कि कोई भी सर्वेंट घर का आके अमेरिकन इंजर्ड सोल्जर की हेल्प नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे हैना होकी खुद आती हैं डॉक्टर सदाव की हेल्प करने के लिए। जब उनके सर्वेंट्स उनका घर छोड़ के चले जाते हैं तो घर का सारा काम वही मैनेज करती हैं, जिससे कि उनकी नेचर पता लगती है कि वो कैसी हैं। शी इज कंपैशनेट एंड सपोर्टिव टुवर्ड्स हर हस्बैंड। वो सोल्जर को नर्स भी करती हैं, जिससे कि वो उनको काइंडनेस दिखा रही हैं, और अपने हस्बैंड की तरफ लॉयल भी बहुत हैं। अब चलते हैं अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर की तरफ। उसका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि वो तो इंजर्ड ही पड़ा है बेड पे, और उठता है वो तब अपने बारे में कुछ बात करता है, अपना नाम बताता है, देन डजंट टॉक दैट मच। बट क्योंकि इस पूरी स्टोरी उसके अराउंड ही रिवॉल्व करती है, तो वी कैन से दैट इज अ वुंडेड सोल्जर। और वो सिंबलाइज क्या करता है? द शेयर्ड ह्यूमैनिटी दैट ट्रांसेंड्स नेशनल बाउंड्रीज। ही इज वल्नरेबल येट ट्रस्टिंग, एम्फसाइजिंग द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर एंड प्रेजुडिस। क्योंकि एंड में वो कोई शोर शराबा किए बगैर बोट में बैठ के चला जाता है। वो बिल्कुल भी एनिमी होने के बावजूद वो भी चाहता तो वो जापानीज को मार सकता था, लेकिन वो थैंकफुल है डॉक्टर सदाव का कि उन्होंने उसकी हेल्प की। तो इससे हमें ये पता लगता है कि वो एक वल्नरेबल स्टेट में है, एक गलत स्टेट में है, क्योंकि वो एनिमी है, बट वो ट्रस्टेबल है, वो ट्रस्टिंग है। और ये आ सकता है क्वेश्चन आपको अमेरिकन सोल्जर के बारे में, व्हाट डज अमेरिकन सोल्जर सिंबलाइज? ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे लैंग्वेज आपको हेल्प करेगी। वो एम्फेसाइज करा है फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर एंड प्रेजुडिस। ये प्लीज नोट डाउन करें बेटा। अब चलते हैं इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। Why was Dr. Sadao not arrested on the charge of harboring an enemy? Dr. Sadao, a Japanese surgeon, saved the life of an American POW, prisoner of war, during World War II. Though he reported the situation to the general, no action was taken against him because the general was concerned about his own medical condition and trusted Dr. Sadao's skills. The general's selfishness and the ongoing war prevented Sadao's arrest. अब डॉक्टर सदाव ने को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? ठीक है, कि उन्होंने एनिमी को उनके घर में था। तो इसका आंसर आपने ये लिखना है कि उनके घर में जरूर था, और उन्होंने जनरल को इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन जनरल खुद ही अपनी हेल्थ के बारे में इतना ज़्यादा परेशान था, और वो डॉक्टर सदाव के स्किल्स से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। तो जनरल की खुद की सेल्फिशनेस थी उस टाइम पे कि उसने डॉक्टर सदाव की अरेस्ट नहीं करने दिया, बिकॉज उसको पता था अगर वो अरेस्ट हो जाएगा तो मेरा इलाज कौन करेगा। तो दिस वॉज द रीजन। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर सदाव saved an enemy's life despite the risk. What does this tell about the conflict between professional duty and national loyalty? Very very important question of this chapter. अब आंसर हम क्या लिखेंगे बेटा इसमें? Dr. Sadav's decisions to save an enemy soldier during wartime reveals the moral complexities of duty. As a surgeon, his professional ethics demanded that he save a life, irrespective of nationality. However, his patriotic loyalty to Japan put him at a risk of being labeled as a traitor.
Though Sadow's internal conflict, the story Through Sadow's internal conflict, the story emphasizes that humanity and compassion must transcend national and social barriers. It portrays the triumph of universal human values over war and hatred. Dr. Sadow's actions highlight the importance of empathy and the role of conscience in making morally upright decisions even in difficult circumstances. The story reflects that true heroism lies in upholding human dignity above societal pressures. अब आप लोग कहेंगे कि मैम ये तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे हम, तो बताती हूँ मैं आपको। डरने की जरूरत नहीं, कई लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे कुछ वोकैबुलरी एक्सपैंड करनी पड़ती है, वो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, ताकि आगे जाके आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठना है तो वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशंस आएंगे, आपको समझ आए कि क्या लिखा है। डॉक्टर सडाव का डिसीजन था कि एनिमी सोल्जर को सेव करना है, ठीक है। तो एज अ सर्जन उन्होंने प्रोफेशनल एथिक्स यूज किए, उन्होंने उसको बचाया, अपनी लॉयल्टी दिखाई कि वो ट्रेटर ना कहलाएं। तो जो कि उनके अंदर कन्फ्लिक्ट चल रहा था वो क्या एम्फेसाइज करा, ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन। इससे हमें ये पता लगता है कि जो ट्रिम्फ होती है, जीत किसकी होती है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की होती है। किसके ऊपर, वॉर के ऊपर और हेट्रेड के ऊपर। और डॉक्टर सडाव के एक्शन क्या हाईलाइट करें, इंपॉर्टेंस ऑफ सिंपैथी एंड रोल ऑफ कंसाइंस इन मेकिंग मोरालिटी अपराइट डिसीजन। कि आप जब आपकी कंसाइंस, आपकी अंतरात्मा, अंतरात्मा को बोलते हैं कंसाइंस, जो सही और गलत में आपको फैसला करना सिखाती है, वो ये बताती है कि जब भी हम कभी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। और ये स्टोरी रिफ्लेक्ट क्या करती है, ट्रू हीरोइज्म के बारे में, जो बताती है कि वी शुड होल्ड ह्यूमन डिग्निटी, कि हमारे ऊपर जितने मर्जी सोसाइटल प्रेशर हो लेकिन हमें अपनी ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन करके रखना है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आते हैं हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे। हाउ डज डॉक्टर सडावस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रिफ्लेक्ट द स्टोरीज थीम ऑफ ह्यूमैनिटी वर्सेस पेट्रियोटिज्म। Dr. Sadaw faces a moral dilemma when he saves an American soldier's life during wartime. His medical ethics and compassion as a doctor overweigh his patriotic duty, and the story emphasizes the supremacy of human values over nationalistic hatred, showing that humanity can transcend political and social barriers during moral crisis. One and the same question जो आपने पीछे किया है, वही थीम है जो हम थीम अभी कर आए हैं। पेट्रोटिज्म के बारे में बात करनी है, कंपैशन के बारे में बात करनी है, और ये भी बताना है कि ये स्टोरी बताती है कि जब सुपरमेसी किसकी होती है, ह्यूमन वैल्यूज की ओवर नेशनलिस्टिक हेट्रेड। ठीक है, ये जरूर बताएं। और ये भी जरूर बताएं कि ये जो ह्यूमैनिटी होती है ये पॉलिटिकल और सोशल बैरियर्स के ऊपर होती है। फिर एक और क्वेश्चंस करते हैं कॉम्पिटेंसी का। एग्जामिन द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट फेस बाय डॉक्टर सडाव इन द एनिमी एंड इट्स रेजोल्यूशन। आप बताएं कि डॉक्टर सडाव के अंदर जो कितना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कैसा था और वो कैसे रेजोल्यूट करते हैं उस चीज को। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे। डॉक्टर सडाव tone between national loyalty, and medical ethics, grapples with saving the life of the injured enemy soldier. His compassion ultimately prevails, and he secretly treats and helps the soldier escape. His action reflect moral integrity, demonstrated how humanity transcends borders and conflicts even in wartime. एक ही चीज है जो आपने ऊपर किया क्वेश्चन, बस थोड़ा सा चेंज कर दें कि डॉक्टर सडाव है वो टोन है, ये आप जरूर लिखें, ये डायलेमा में है, ही इज टोन बिटवीन नेशनल लॉयल्टी एंड मेडिकल एथिक्स एंड ही ग्रेपल्स विद सेविंग। और फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि मुझे एक इंजर्ड एनिमी सोल्जर की लाइफ को सेव करना है, और वो सीक्रेटली कैसे उनका कंपैशन सामने आता है, रिफ्लेक्ट करता है उनकी मॉरल इंटीग्रिटी को, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ह्यूमैनिटी कैसे बॉर्डर्स को तोड़कर कन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वॉर टाइम के, उनसे ऊपर ह्यूमैनिटी होती है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है इसका, और ये है डायलॉग फॉर्म में जो आपको एग्जाम में आता है। बच्चों ना बहुत गलतियां करते हैं डायलॉग फॉर्म क्वेश्चन में। आप लोगों के पास ज्यादा चॉइस तो होते नहीं, या तो कंपैरेटिव थ्योरी होगी, स्टडी होगी 2 चैप्टर्स की, यहाँ आपके पास डायलॉग फॉर्म में होगा। तो देखते हैं डायलॉग फॉर्म के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। Imagine Dr. Sadav from the enemy meets Mr. Lamb from on the face of it. Write a dialogue on their views about humanity. अब आप नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ऑन द फेस ऑफ इट, वहां पे हम देखते हैं मिस्टर लैम को। अगर ये दोनों सामने आमने आ जाए, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव इंसान है, और वो कैसे अपने डायलॉग्स ह्यूमैनिटी के ऊपर सेव करेंगे, दोनों ही ह्यूमैनिटेरियंस हैं। डॉक्टर सदाव कहते हैं, I saved an enemy soldier because human life is precious. My duty as a doctor overweights my any national or political obligation. तो मिस्टर लैम कहते हैं, that's true empathy.
डॉक्टर सदाव कह रहे हैं कि मैंने एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज किया, काम किया कि बीइंग अ डॉक्टर मैंने नेशनल फीलिंग्स को ऊपर नहीं रखा और मैंने एक इंसानियत के तौर पे किसी की जान बचाई। तो मिस्टर लैम खुश होते, कहते तुमने बिल्कुल ठीक किया। I taught Derry to look beyond his disfigurement. Humanity is about seeing beyond external differences. कहते मैंने भी डेरी को यही सिखाया कि ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर है, अपने डिसफिगर अपनी शक्ल को मत देखो और एक्सटर्नल डिफरेंसेस के बियॉन्ड इंसानियत को देखो। तो डॉक्टर सदाव कैसे हैं, बट इट वॉज अ हार्ड चॉइस, सोसाइटी ऑफन फ्राउन्स ऑन एक्ट्स ऑफ काइंडनेस शोन टू एनिमीज। डॉक्टर सदाव कहते लेकिन ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए करना, क्योंकि जो इंसानियत है, सोसाइटी है, वो ये सोसाइटी इंसानियत नहीं देखती है, काइंडनेस नहीं देखती है, वो एनिमीज को एनिमीज की तरह ही ट्रीट करती है। मिस्टर लैम कहते हैं आई फेस प्रेजुडिस टू, मेरे साथ भी ये कुछ हुआ। प्रेजुडिस का मतलब होता है जब आपसे लोग नफरत करते हैं, आपके अगेंस्ट जाते हैं, आपसे जेलस फील करते हैं। पीपल अवॉइडेड मी बिकॉज ऑफ माई डिसेबिलिटी, येट शोइंग लव एंड एम्पैथी कैन हील दो स्कार्स। कहते लोगों ने भी मुझे अवॉइड किया, लेकिन ये चीज़ें अगर मैं दूसरों को लव दे रहा हूँ, प्यार दे रहा हूँ, तो मेरे स्कार्स मीन्स मेरे जख्मों को मरहम लग रही खुद ही। डॉक्टर सदाव कहते हैं वी बोथ एम्ब्रेस ह्यूमैनिटी बाय चूजिंग कंपैशन ओवर सोसाइटल नॉर्म्स, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस कैन ब्रिज हेट्रेड एंड ब्रिंग लास्टिंग पीस। कि हम दोनों ने ह्यूमैनिटी को चूज किया सोसाइटल नॉर्म्स के ऊपर, और हमारा जो एक्ट ऑफ काइंडनेस है वो उसने एक ब्रिज बना हेट्रेड के बीच में, और लास्ट में इट वॉज वेरी पीसफुल फॉर बोथ ऑफ अस। मिस्टर लैम कहते हैं एग्जैक्टली ह्यूमैनिटी फ्लरिशेस व्हेन वी अपलिफ्ट अदर्स डिस्पाइट डिफरेंसेस। मिस्टर लैम कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हो, ह्यूमैनिटी आगे चलती है, आगे आपको बढ़ाती है और वो आपको अपलिफ्ट करती है डिस्पाइट ह्यूमन डिफरेंसेस। तो अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के। फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इनसाइट्स डज तिशानी दोशी ऑफर अबाउट क्लाइमेट चेंज थ्रू द अंटार्कटिक एक्सपीडिशन इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। बेटा ये लिख लो क्वेश्चन, ये आएगा ही आएगा आपको एग्जाम में, क्योंकि आजकल जो सारे कंट्रीज की गवर्नमेंट्स डील कर रही हैं जिस चीज से, वो है क्लाइमेट चेंज। आजकल जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुए हैं वो किसके बारे में, क्लाइमेट चेंज। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का फुल चैप्टर का वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आगे पहले ही भी पोस्ट किया हुआ है, वो यूट्यूब चैनल पे जाके पूरा चैप्टर डिटेल अगर समझना है तो वहां से समझे। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमें ये क्या कह रहा है कि तिशानी दोशी क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या बताती है जब उसका एक्सपीडिशन, मतलब कि वो जर्नी पे गई है अंटार्कटिका में। ठीक है, आंसर कैसे लिखेंगे, द हार्श प्रिस्टीन लैंडस्केप ऑफ अंटार्कटिका underscores the Earth's fragility and its role as a barometer for climate change. Tishani Doshi discusses the ecological interconnectedness, emphasizing how human actions have far-reaching consequences. Her observations serve as a clarion call या wake-up call लिख सकते हैं आप यहाँ पे बेटा, for the environmental awareness and proactive measures to protect the planet. तो यहाँ पे pristine landscape अभी मैंने आपसे करवाया, मतलब कि वेरी ब्यूटीफुल, जिसमें कि अर्थ फ्रेजाइल हो रही है, अर्थ खत्म होती जा रही है और हमारा क्लाइमेट चेंज का बैरोमीटर है वो बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे इस ईयर अगेन, फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स, हाउ मच हीट इज गोइंग टू इंक्रीज, बहुत गर्मी पड़ने वाली है आने वाले टाइम में। तो ये अगर हम अपना इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं मेंटेन करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएंगी। तो तिशानी दोशी ने इसमें क्या डिस्कस किया है, कीवर्ड्स क्या लिखने हैं, इकोलॉजिकल इंटरकनेक्टेडनेस, ये वर्ड्स कीवर्ड लिखेंगे, सेंटेंसेस आप जैसे भी बनाए बन जाएंगे, लेकिन कीवर्ड्स आप जरूर याद करें। और ह्यूमन एक्शंस हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, हर ऑब्जर्वेशन वो क्या सर्व करता है, एज अ क्लैरियन कॉल, और यू कैन राइट ऑन वेकअप कॉल, नहीं याद होता क्लैरियन कॉल, कि हमें एनवायरनमेंट की तरफ अवेयर होना चाहिए। और प्रोएक्टिव मेजर भी एक कीवर्ड है, हमें लेने चाहिए, नहीं तो प्लैनेट को हम खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई इज द ऑथर्स जर्नी टू अंटार्कटिका डिस्क्राइब्ड एज अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ऑथर की जर्नी जो गई है अंटार्कटिका में, तिशानी दोशी, उसको जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ क्यों कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा चैप्टर आप पढ़ लेते लेकिन ये आंसर आपको नहीं आता है, और ये आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। कैसे लिखेंगे हम इसका आंसर, अंटार्कटिका इज जियोग्राफिकली आइसोलेटेड, रिमोट एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स ऑन अर्थ। अंटार्कटिका ज्योग्राफिकली अगर हम देखिए वो एक आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट है, वहां पे हम नहीं रह सकते,
वहां पे बहुत कम लोग रहते हैं जो कि रिसर्चर्स ही हैं। रिमोट मीन्स वेरी फार ऑफ प्लेस, अलग एरिया में पड़ता है, दूर है बहुत ज्यादा, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट है वहां पे। द टाइटल रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली द फिजिकल जर्नी टू द सर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्लैनेट बट ऑल्सो द ऑथर्स एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमैनिटीज इम्पैक्ट ऑन नेचर। सो ये जो टाइटल है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? फिजिकल जर्नी कहाँ पे? ये जरूर कीवर्ड को लर्न कर दे, सर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्लैनेट। ये चैप्टर के बिगनिंग में गिवन है, इसको याद कर ले। ये अंटार्कटिका कौन सी लोकेशन है इसकी, ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो अंटार्कटिका की लोकेशन है सर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। और यहाँ पे ऑथर तिशानी दोषी एक्सप्लोर कर रही है ह्यूमैनिटी का इम्पैक्ट, देख रही है ऑन नेचर। ये फ्रेज क्या सिंबलाइज कर रहा है? द फ्रेज सिंबलाइजेस अ जर्नी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड एन अवेकनिंग टू द अर्जेंट नीड फॉर एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। ये फ्रेज जो है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये क्या सिंबलाइज करता है? कि हमारे को जर्नी है एक सेल्फ अवेयरनेस की, कि हम सेल्फ अवेयर कैसे हो रहे हैं। हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में ड्राइव्स चलती है, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, सेव वाटर एंड ऑल दिस थिंग, बट क्या हम सेल्फ अवेयरनेस के लिए जाते हैं ऐसे एक्सपीडिशन पे? तो ये चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एक सेल्फ अवेयरनेस का चैप्टर है। लिख लें ये वर्ड को, याद कर लें इस वर्ड को, क्योंकि ये आपको अवेक करा रहा है, जागृत करा रहा है। किसके लिए? अर्जेंट नीड है हमें एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चिल्ड्रन। ये चैप्टर को किसी भी हालत में आप लोगों ने छोड़कर नहीं जाना है, अच्छे से याद करके जाएं इसका एक एक कीवर्ड, चाहे इसको मेमोरी में अपने कॉपी पेस्ट कर लें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। What lessons does Antarctica teach about the Earth's past and future? Very important competency based question. क्योंकि हम ये लाइन तो लिख लेते हैं कि ये अर्थ के बारे में बता रहा है, पास्ट और फ्यूचर के बारे में, लेकिन इसको लिखना नहीं आता है हमें। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। Antarctica serves as a natural archive of Earth's climate history, preserving data in its ice sheets. It offers insights into climate change, helping predict environmental impacts and global warming. ये बताता है कि क्लाइमेट चेंज कैसे हमें हेल्प करता है कि हम एनवायरनमेंट को प्रिडिक्ट कर सके कि उसका ग्लोबल वार्मिंग के साथ कैसे इंपैक्ट होता है अर्थ पे। सो द एक्सपीडिशन क्या टीच करती है? इट टीचेस दैट ह्यूमन एक्शंस आर इंटरकनेक्टेड विद नेचर। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग स्नो में खेलने जा रहे हैं, स्नोफॉल एंजॉय कर रहे हैं जाके, लेकिन ये नहीं देखते कि ह्यूमन एक्शंस, जो वहां पे प्लास्टिक फेंक के आते हैं, जो गंदगी डाल के आते हैं, वो हम कैसे इंटरकनेक्टेड है नेचर की, वो नेचर हमसे बदला जरूर लेती है। तो यही चीज को यहाँ फोकस किया गया है। एंड हाईलाइट्स द नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू प्रिजर्व द प्लैनेट्स फ्यूचर। लास्ट लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आप जरूर लिख के आए अपने आंसर्स में। द एक्सपीडिशन टीचर्स दैट ह्यूमन एक्शंस आर इंटरकनेक्टेड विद नेचर, एंड हाईलाइट क्या करती है? द नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू प्रिजर्व द प्लैनेट्स फ्यूचर, कि हमें प्लैनेट को बचा के रखना है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। यही निकल के आता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, हाउ डज द चैप्टर एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटी एंड क्लाइमेट चेंज? जी हाँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 मार्क्स हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, ये आ सकता है आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, ये करके जाए। द चैप्टर emphasizes how human activities कौन सी? इंडस्ट्रियलाइजेशन, deforestation and excessive use of fossil fuels have led to global warming and climate change. तीनों चीजें जरूर मेंशन करके आए कि कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज की बात की जा रही है यहाँ पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन नंबर 1, नंबर 2 डिफॉरेस्टेशन, एंड नंबर 3 आता है एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। Tishani Doshi's visit to Antarctica highlights its fragile ecosystem and serves as a reminder of the impact humans have on the environment. The melting of polar ice caps is a warning of rising sea levels that can have catastrophic consequences worldwide. The narrative stresses the importance of taking action to preserve Earth's natural balance. अब यहाँ पे जो मेल्ट हो रहे पोलर आइस कैप कीवर्ड है, लिख कर आए। यहाँ पे जो लोग पोलर आइस कैप्स जाते हैं और पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, ये एक वार्निंग है। किस तरह की वार्निंग है? कि सी लेवल्स राइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से
कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है रिजल्टिंग इन डिस्ट्रक्शन, जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसका वर्ल्ड वाइड कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट, इम्पैक्ट बहुत बुरा होने वाला है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यूएसए में इस साल फॉरेस्ट में कितनी जबरदस्त फायर लगी और जिसकी वजह से कितने घर जल गए। तो ये सब क्या है, ये क्लाइमेट चेंजेस के सारे इम्पैक्ट हो रहे हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं। एंड दिस चैप्टर इज रियली इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आपको कह रही हूँ इसको अच्छे से करके जाए। अब चलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, आप चाहे लिखवा लें। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ कहता है, how can the lessons from the chapter journey to the end of the earth be applied to promote sustainable development? देखिए sustainable development goal का क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे बेटा, आप लिखेंगे the chapter emphasizes the urgent need for environmental awareness and action which is central to sustainable development. Antarctica's fragile ecosystem demonstrates the effect of climate change, showing how rising global temperatures can disrupt natural balances. This highlights the importance of reducing carbon footprints through renewable energy sources and eco-friendly practices. The Students on ICE program promotes experiential learning. ये सारे वर्ड लिख कर आने हैं क्योंकि यही चीजें आपने सीखी है इस चैप्टर से। क्या सीखा है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एम्फसाइजिंग दैट एजुकेशन is key to fostering environmental consciousness. ये लाइन देखें, यही चीजें आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपने क्या सीखा। इससे आपको मिला एक्सपीरियंस, मिला एक्सपीरियंस, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एम्फेसाइज क्या कर रहा है कि सिर्फ एजुकेशन के थ्रू हम एनवायरमेंटली लोगों को कॉन्शियस अवेयर करवा सकते हैं। फॉस्टरिंग मीन्स डेवलपिंग। Governments, organizations, and individuals must adopt conservation strategies such as reforestation, waste reduction, and sustainable agriculture. देखिए, आपको suggestions भी बताने, जैसे आप लेटर में लिखते हैं, आपको ये लेटर फॉर्म में भी आ सकते हैं, लेटर टू एडिटर, यही लाइंस अगर लिख के आएंगे तो देखिए कितनी मजेदार वोकैबुलरी बनती है आपकी। गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस, इन सबको अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए टू कंजर्व एनवायरमेंट। कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं? जैसे कि रिफॉरेस्टेशन या डिफॉरेस्टेशन भी लिख सकते हैं, वेस्ट रिडक्शन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। कोलैबोरेशन बिटवीन नेशंस इज एसेंशियल टू इंप्लीमेंट ग्लोबल पॉलिसीज। अगर नेशंस आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो ग्लोबल पॉलिसीज बहुत शानदार बन सकती हैं एंड दे कैन एम एट प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। इससे हम फ्यूचर जनरेशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। By reflecting on humanity's impact on ecosystem, the chapter inspires a commitment to sustainable practices that ensure a balance between development and environmental protection. इसी तरह हम रिफ्लेक्ट करते हैं अगर ह्यूमैनिटी का इम्पैक्ट इकोसिस्टम पे क्या होगा, तो ये चैप्टर हमें इंस्पायर करता है कि हमें कमिटेड रहना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, प्रैक्टिसेस की तरफ, ताकि हम बैलेंस बना सकें डेवलपमेंट की तरफ और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ। आई होप ये चैप्टर के थ्रू आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको पता लग जाएगा ये कि हमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर से। चिल्ड्रन डोंट एक्सपेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर। इस साल से ये सब नहीं होने वाला। 50% आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तरह से ही तैयारी करके जाएं। अब हम चलते हैं ऑन द फेस ऑफ इट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये एक प्ले है which centers on the interaction between Mr. Lamb, an elderly man with a positive outlook despite his disability, and Derry, a young boy with a facial scar. Their conversation addresses themes of isolation, prejudice, and the transformative power of friendship. अब यहाँ पे ये चैप्टर, पहले लाइंस इसके वर्ड्स को समझें। ये एक चैप्टर है मिस्टर लैम, जो एक एल्डरली इंसान है, बहुत पॉजिटिव है अपनी लाइफ में। वो लेमी लैम कहते हैं उनको क्योंकि उनकी एक टांग टूटी हुई है, बट उनको इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनको लेम मींस लंगड़ा कहते हैं। वो उस चीज को पॉजिटिवली ही लेते हैं कि एटलीस्ट मेरी वजह से कोई खुश तो हो रहा है। और दूसरी तरफ एक यंग बॉय है जिसका नाम है डेरी। उसके फेस पे स्कार्स हैं क्योंकि उसके फेस पे एसिड गिर चुका है, तो सब लोग उसको बड़ी नफरत से देखते हैं, दे लुक टू, और उसको बहुत सारे नेगेटिव रिमार्क्स पास ऑन करते हैं। लेकिन उसकी मदर उसको बहुत अच्छे से डील करती है। तो उसको कुछ लेडीज भी एक बारी बस में मिलती हैं और उसको बोलती हैं कि कैसी कौन सी औरत होगी जो उसको प्यार करेगी, हु वुड लाइक टू लव हिम। तो ये चीजें उसको बहुत हर्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये लड़का बहुत नेगेटिव बन चुका अपनी लाइफ में। अब देखते हैं मिस्टर लैम जो है, अ डिसेबल्ड मैन विद अ पॉजिटिव आउटलुक, बी फ्रेंड्स डेरी। ये वर्ड लिखे, बी फ्रेंड्स डेरी मीन्स
कि उसके साथ फ्रेंड बनता है। जिसके ये डेरी कौन है? इज अ बॉय विद अ फेशियल स्कार, इसके फेस पे स्कार है, दाग है। Their conversation changes डेरीज perspective on life, और जैसे ही उनकी कन्वर्सेशन आपस में होती है तो डेरी का जो perspective है लाइफ की तरफ वो बदल जाता है, वो लाइफ को एक अच्छे तरीके से समझता है। अब थीम करते हैं इस लेसन के और इसका मैसेज देखते हैं, और ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस एज ग्रुप में जब बच्चे यंग होते हैं बहुत सारी नेगेटिव चीजें अपने माइंड में रखते हैं, और दूसरों के प्रति और लोगों के प्रति, एनवायरमेंट के प्रति, अपने प्रति दे कीप ऑन टॉकिंग नेगेटिव थिंग्स ऑल द टाइम। तो इसलिए अगर उनको कोई इंसान पॉजिटिवली गाइड करता है, इंस्पायर करता है, तो तब उनकी बात उनको पहले समझ नहीं आती, बट धीरे धीरे वो चीजों को समझते हैं, और उसके कुछ सालों बाद उनको याद आता है कि उस टाइम पे मैं गलत था तो इस इंसान ने मुझे हेल्प की थी। तो ये उन्हीं चैप्टर्स में से टीनेजर्स के साथ डील करता है, तो गोइंग प्लेसेस और ये चैप्टर तो आप एक्सपेक्ट करें कि इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब चलते हैं थीम ऑफ द लेसन की तरफ। The lesson deals with the challenges faced by physically disabled individuals, the prejudices they encounter, and the value of friendship and empathy. ये लेसन डील करता है वो challenges को जिससे कि physically disabled लोग फेस करते हैं जब उनको सोसाइटी रिजेक्ट कर देती है, और उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें कि हम डेरी को देखते हैं, मिस्टर लैम को देखते हैं। और एक और मैसेज मिलता है, थीम है इस चैप्टर का फ्रेंडशिप, कि फ्रेंडशिप करते हैं हम अपने जैसे लोग देख के कि कैसे स्मार्ट है, अच्छी फैमिली से आता है, बट बहुत कम लोग होते हैं उस बंदे से फ्रेंडशिप करते हैं जो शायद सुंदर ना हो, जो शायद फिजिकली ना प्रॉपरली चल सकता हो, बोल सकता हो। तो ये उस मैसेज थीम के साथ भी कनेक्ट करता है। अब देखते हैं मैसेज क्या है स्टोरी का। It promotes the idea that inner beauty and self-acceptance are more important than external appearances, and that meaningful connections can heal emotional scars. ये प्रमोट करता है वो उस आइडिया को कि इनर ब्यूटी और सेल्फ एक्सेप्टेंस ये बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस के हम चाहते हैं खूबसूरती की तरफ। देखिए बेटा, जिंदगी में ये याद रखें कि नेचर से खूबसूरत इंसान दुनिया में कोई नहीं। नेचर इज द ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड, सो डोंट गो फॉर एक्सटर्नल अपीयरेंसेस। और हमारे मीनिंगफुल कनेक्शंस कब बनते हैं? जब हमें कोई समझता है, हमारी फीलिंग्स को कोई समझता है, हमें अच्छा एडवाइस देता है, हमें अप्रिशिएट बनता है, जिससे कि आपके इमोशनल स्कार्स हील हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम कैरेक्टर्स की तरफ, मिस्टर लैम और डेरी का। मिस्टर लैम का कैरेक्टर अगर आ जाए, जो कि एक्सपेक्टेड एग्जाम में आना, और डेरी का भी एग्जाम में आ सकता है, दोनों के कैरेक्टर का कंट्रास्ट भी आ सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो आप कैसे लिखेंगे यहाँ देखें। An elderly man with a physical disability, Mr. Lamb is a symbol of optimism and acceptance. Despite his isolation, he embraces life, seeing beauty in everything. He teaches Derry to look beyond physical appearance and to live without self pity. His tragic death emphasizes the need for connection and understanding. तो मिस्टर लैम एक एल्डरली मैन है, फिजिकल डिसेबिलिटी के थ्रू गुजर रहे हैं, और वो मिस्टर लैम किस चीज का सिंबल है? कोई भी क्वेश्चन सिंबोलिज्म का आ सकता है एग्जाम में, सिंबल सिंबॉलिक मीनिंग हर चैप्टर का करके जाएं। सिंबोलिज्म है ऑप्टिमिज्म का, होप का, और क्योंकि वो आइसोलेटेड मीन्स अकेले रहते, कोई उनके साथ नहीं रहता, लेकिन फिर भी उन्होंने जिंदगी को एम्ब्रेस किया, मीन्स गले लगाया हुआ है। वो अपनी लाइफ से नाराज नहीं है, दुखी नहीं है, वो हर एक चीज में ब्यूटी देखते हैं। और डेरी को दे बताते क्या मैसेज देते हैं कि लुक बियॉन्ड फिजिकल अपीयरेंसेस। फिजिकल अपीयरेंसेस कीवर्ड, कि फिजिकल अपीयरेंसेस के पीछे आगे देखो, तुम उससे आगे बढ़ो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और किसी की सिंपैथी मत लो, खुद अपनी जिंदगी जियो। और लेकिन लास्ट में हमें चैप्टर की कुछ ट्रेजेडी के बारे में पता लगता है, जहां मिस्टर लैम की डेथ हो जाती है। तो ये एम्फसाइज क्या करता है? नीड फॉर कनेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। डेरी का कैरेक्टर देखते हैं। अ यंग बॉय scarred both physically and emotionally. Derry is initially bitter and insecure. His interaction with Mr. Lamb transforms him, teaching him self-acceptance and confidence. Derry's character highlights themes of prejudice, isolation and personal growth. Derry के फेस पे स्कार है, यंग बॉय है, इमोशनली बहुत ज्यादा वीक है, और डेरी इनिशियली हमें चैप्टर में पता लगता है बहुत बिटर है, बहुत कड़वा बोलता है, इनसिक्योर फील करता है। लेकिन जब उसकी इंटरेक्शन, बातचीत यानी कि होती है मिस्टर लैम से, तो कैसे उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म चेंज हो जाती है। क्योंकि मिस्टर लैम उसको क्या सिखाते हैं? सेल्फ एक्सेप्टेंस कीवर्ड है, कॉन्फिडेंस को याद करें, और उसका कैरेक्टर क्या हाईलाइट करता है? ये तीन चीजों को अपने दिमाग में डालें। प्रेजुडिस मींस
कि कैसे लोग हमारे जेलस फील करते हैं, अगेंस्ट होते हैं। आइसोलेशन एंड पर्सनल ग्रोथ, कि इंसान कैसे चिड़चिड़ा रहता है, आइसोलेटेड रहता है, लेकिन उसकी पर्सनल ग्रोथ कब होती है? जब वो मिस्टर लैम से मिलता है। अब चलते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट क्वालिटीज ऑफ मिस्टर लैम अट्रैक्टेड डेरी टू हिम? ये आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन है, बट कैसे लिखना है? मिस्टर लैम्स पॉजिटिव आउटलुक on life and the non-judgmental attitude toward Derry's facial disfigurement attracted the boy. He encouraged Derry to appreciate life's beauty and overcome his self-pity. Mr. Lamb's openness, empathy, and belief that everyone has worth inspired Derry to embrace his life more hope and confidence. और मिस्टर लैम का पॉजिटिव आउटलुक उसको अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो नॉन जजमेंटल है। नॉन जजमेंटल वर्ड को लिखें, उनका एटीट्यूड कौन सा है? नॉन जजमेंटल, वो किसी को जज नहीं करते हैं। और फेशियल डिसफिगरमेंट को वर्ड नोट करें। डेरी अप्रिशिएट करता है, वो मिस्टर लैम उसको इनकरेज करते हैं कि लाइफ की ब्यूटी को देखे और अपनी सेल्फ पिटी वाली जो हालत है उसमें से निकले। ठीक है। और मिस्टर लैम के बारे में हम बता सकते हैं यहाँ पे कि वो ओपन है, एम्पैथी से भरे हैं और बिलीव करते हैं कि हर कोई इंसान इंस्पायर कर सकता है आपको, चाहे वो कोई भी हो। तो इसकी वजह से वो डेरी को इंस्पायर करते हैं टू एम्ब्रेस लाइफ एंड लिव द लाइफ विथ मोर होप एंड कॉन्फिडेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीटिंग बिटवीन मिस्टर लैम एंड डेरी इन ऑन द फेस ऑफ इट। तो दोनों की मीटिंग के बारे में हम सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे मैंने बताया सिग्निफिकेंस वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर मीटिंग इज ट्रांसफॉर्मेटिव for both characters. Mr. Lamb's positivity and wisdom help Derry confront the insecurity about his disfigurement. They play emphasizes themes of acceptance, self-love, and breaking free from social judgments. It is poignant reminder of the healing power of empathy and human connection. ये जो इनकी मीटिंग है दोनों की, मिस्टर लैम के पॉजिटिव आउटलुक, उनकी विजडम, ये वर्ड ध्यान रखें, पॉजिटिविटी, विजडम, जिससे कि डेरी को वो कन्फ्रंट कर पाते हैं, उसको समझा पाते हैं कि उसको अपनी इनसिक्योरिटी जो उसकी डिसफिगरमेंट को लेकर है उससे बाहर निकले। और ये प्ले किस चीज की तरफ हमें एम्फेसाइज करता है? एम्फेसाइज करता है एक्सेप्टेंस, कॉमा सेल्फ लव एंड ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सोसाइटल जजमेंट्स। देखिए बेटा, आपने हर एक जो 3 वर्ड्स है इनका सेंटेंस नहीं बनाना, आप लोगों को कॉमा डाल डाल के एडजेक्टिव्स यूज करने हैं, इमोशंस बताने हैं जो इस थीम के साथ कनेक्ट करते हैं। इस चैप्टर के क्या क्या होते हैं? एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव एंड ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सोसाइटल जजमेंट्स। इट इज अ पॉइग्नेंट रिमाइंडर, बहुत इंपॉर्टेंट रिमाइंडर है किसकी तरफ? हीलिंग पावर। कौन सी हीलिंग पावर है? ऑफ एम्पैथी एंड ह्यूमन कनेक्शन। आगे चलते बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज मिस्टर लैम हेल्प डेरी चेंज हिज आउटलुक्स टू लाइफ? Mr. Lamb's outlook, attitude, and belief in embracing life inspired Derry to look beyond his physical disfigurement. He teaches Derry that inner beauty and self-acceptance are more important than external experiences. This transformation highlights the theme of overcoming insecurities and living life with optimism and confidence despite challenges. तो ये मैंने आपको अभी डिस्कस किया था, वही चीजें, क्वेश्चन चेंज आ सकता है, तो दिस इज द वे हाउ यू कैन राइट डाउन। सेम चीजें आ गई, पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया यहाँ पे, फिजिकल डिसफिगरमेंट के बियॉन्ड लुक करना है, और सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात की है यहाँ पे, एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात की है हमने, और थीम बताई है ओवरकमिंग इनसिक्योरिटीज एंड लिविंग लाइफ विद ऑप्टिमिज्म एंड कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है बेटा आपका, हाउ डज द रिलेशनशिप बिटवीन मिस्टर लैम एंड डेरी रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ ओवरकमिंग आइसोलेशन? वही चीजें हैं, बट फिर भी हम आपसे डिस्कस जरूर करेंगे क्योंकि यही चीजें इस चैप्टर में ज्यादा आती हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन मिस्टर लैम एंड डेरी highlights how companionship and empathy can help overcome loneliness and social isolation. Derry, who isolates himself due to his facial disfigurement, learns from Mr. Lamb's positive attitude towards life. Mr. Lamb, despite his physical disability, embraces life and encourages Derry to focus on his inner strength. Their interaction reflects how meaningful connections and self-acceptance can help overcome societal prejudice and personal insecurities. जो रिलेशनशिप है मिस्टर लैम और डेरी का, वो हाईलाइट करती है कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप की बात करें, एम्पैथी की बात करें, कि अगर हमारा कोई फ्रेंड है तो हम अपनी लोनलीनेस को ओवरकम कर सकते हैं क्योंकि हम उससे अपने दिल की बात कर सकते हैं, हम सोसाइटल आइसोलेशन से बाहर निकल सकते हैं, और
जो सोसाइटी हमें आइसोलेट कर देती है बिकॉज ऑफ फेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो यहाँ मिस्टर लैम का पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ उसको डेयरी को जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है, उसको इनर स्ट्रेंथ देता है और ये बताता है कि लाइफ कितनी मीनिंगफुल है। सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है, सोसाइटल प्रेजुडिस की बात कर रहा है और पर्सनल इनसिक्योरिटी से कैसे वो बाहर निकल कर आता है। तो मैंने बार बार यही कीवर्ड्स को डिस्कस किया सभी आंसर्स में। अगर आप ये कीवर्ड्स को रिटेन करते हैं माइंड में तो देखिए आपके सारे आंसर्स आप बड़े अच्छे लिख कर आएंगे, चाहे क्वेश्चन कोई भी आ जाए एग्जाम में। अब चलते हैं इस चैप्टर का। पहले भी मैं इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ, जहां डॉक्टर सुडाव की बात की थी और यहाँ पे मिस्टर लैम की। अब बात करते हैं हाउ कैन द लेसन फ्रॉम ऑन द फेस ऑफ इट बी अप्लाइड टू प्रमोट inclusivity and empathy in society. The story highlights the importance of empathy and acceptance in overcoming societal prejudice. To promote inclusivity, society must learn to see beyond physical appearances and disabilities. Problem क्या है कि हम लोग बात करते हैं इंक्लूसिव होना, एम्पैथी की बात करते हैं सोसाइटी में, कि सोसाइटी तो डिसेबल लोगों को नहीं एक्सेप्ट करती है। तो सोसाइटी को इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। दे शुड लुक बियॉन्ड फिजिकल अपीयरेंसेस एंड डिसेबिलिटीज। कैसे करें? अब यहाँ पे एग्जाम्पल बताएं आप स्कूल्स की, वर्क प्लेसेस that can implement awareness programs to encourage empathy and understanding of people with physical or emotional challenges. क्यों स्कूल और वर्क प्लेसेस लोगों को, बच्चों को बताएं, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाएं जहां बच्चों को पता लगे कि जो फिजिकली या इमोशनली चैलेंज बच्चे हैं उनको साथ कैसे डील करना चाहिए। Community initiatives such as open discussions and inclusive activities can foster a culture of respect and acceptance. Additionally, self-acceptance plays a vital means important role in building confidence and reducing isolation. By adopting Mr. Lamb's philosophy of embracing life with positivity and focusing on abilities rather than limitations, society can create a more supportive environment for everyone. The story's message reminds us that compassion and meaningful connections are key to building an inclusive world where every individual feels valued and accepted. तो यहाँ पे हमने बात की है कि हमें जो कम्युनिटी सर्विस के थ्रू कम्युनिटी इनिशिएटिव्स होने चाहिए जहाँ पे कल्चर होना चाहिए रिस्पेक्ट का, एक्सेप्टेंस का, और सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों को कॉन्फिडेंस दिलवाने में। प्रॉब्लम आती, लोग कहते हैं कि हम ऐसे लगते हैं इसलिए हमसे कोई बात नहीं करता, तो ये आपका कॉन्फिडेंस रिड्यूस करता है। अगर आपने अपनी एबिलिटीज को देखे तो आप लाइफ को एम्ब्रेस कर सकते हैं, अपने अंदर अच्छी चीजों को देखें कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं। अगर कमियां ही ढूंढते रहेंगे तो वो तो हर किसी में, नो वन इज परफेक्ट। तो ये स्टोरी का मैसेज हमें यही रिमाइंड करता है कि कंपैशन और मीनिंगफुल कनेक्शंस ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक वर्ल्ड में एक दूसरे को समझ पाएं और हर एक इंडिविजुअल वैल्यूएबल फील करता है और एक्सेप्टेबल फील करता है सोसाइटी में। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी टू अंडरस्टैंड इट। आई होप सो ये चैप्टर भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने लास्ट चैप्टर की तरफ, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसके की 2 पार्ट्स हैं। पहले हम बात करेंगे द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोसाइटी के साथ फिर से डील करता है, सोसाइटी के बारे में बात करता है। तो लेट्स गो थ्रू दिस चैप्टर। सो दिस चैप्टर comprises 2 autobiographical excerpts, The Cutting of My Long Hair and Zitkala Sa, We Too Are Human Beings by Bama. Both narrators shed light on the oppression faced by marginalized communities and their resilience in the face of discrimination. ये चैप्टर डील करता है 2 ऑटोबायोग्राफीज के साथ, जिसमें एक है ज़िटकाला सा की, जिसमें उनके ज़िटकाला सा के लॉन्ग हेयर को कट किया जाता है जब वो पढ़ने जाती हैं और वो इस चीज़ को अपोज करती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जिसमें कि बामा का एक कैरेक्टर है, गर्ल है, जो देखती कि कैसे स्कूल से आते वक्त वो गर्ल नोटिस करती है कि कैसे मार्जिनाइज कम्युनिटीज के साथ लोग बिहेव करते हैं, कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो वहाँ उसका ब्रदर उसको मैसेज देता है कि सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जिससे कि हम इन चीज़ों से, डिस्क्रिमिनेशन से बाहर निकल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय ज़िटकाला सा। इसकी थीम पहले करते हैं। इसकी थीम है टू एक्सप्लोर ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड द स्ट्रगल फॉर डिग्निटी एंड आइडेंटिटी। इसको जो हम थीम को याद करेंगे, पहला नंबर आता है हमें ऑपरेशन मीन्स जब हमें कोई दबाता है उसको कैसे एक्सप्लोर करें, डिस्क्रिमिनेशन कैसे देखें, उसके अगेंस्ट कैसे फाइट करें,
और स्ट्रगल करना अपनी डिग्निटी मतलब अपनी रिस्पेक्ट के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए। इस चैप्टर का मैसेज क्या है? द नीड टू फाइट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन इन ओवरकमिंग सोसाइटल बैरियर्स। कि हमें ज़रूरत है सोसाइटल इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ने की, इम्पोर्टेंस को फील करें, सेल्फ एम्पावरमेंट को फील करें, और एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टूल है जिससे कि हम सोसाइटल बैरियर्स को दूर कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी समरी की तरफ। ज़िटकाला सा की पहले हम बात करेंगे। वो कौन है? शी इज़ अ नेटिव अमेरिकन गर्ल। ये लिख लें अपने नोटबुक्स पे। कौन है ज़िटकाला सा का कैरेक्टर? शी इज़ अ नेटिव अमेरिकन गर्ल, अमेरिका में रहती है। शी इज़ फोर्स्ड टू कन्फर्म to Western norms at a missionary school. Her long hair is cut as a symbol of cultural erasure. और उनका जो उनको फोर्स किया जाता है कि मिशनरी स्कूल जो होते हैं, जो क्रिश्चियंस के स्कूल होते हैं, उनको मिशनरी स्कूल कहा जाता है कि वहाँ पढ़ने के लिए उनको उनकी वेस्टर्न नॉर्म्स को मतलब कि उनके रूल्स को ओबे करना पड़ेगा, और इसलिए उनके लॉन्ग हेयर को कट किया जाता है। वहाँ पे गर्ल्स छोटे छोटे बालों में रहते हैं, दे स्टे इन बॉब कट टाइप ऑफ हेयर। तो ये बताता है कि जो कल्चर बैरियर्स, एराश्योर का मतलब होता है कि बैरियर्स कैसे उनके वहाँ पे स्ट्रांग हैं। करेक्टर करते हैं ज़िटकाला सा का। ये वर्ड्स लिख लें। ब्रेव एंड डिफिएंट, जो लड़ती हैं इस चीज के अगेंस्ट, आवाज उठाती हैं। ज़िटकाला सा रेजिस्ट कल्चर एज ह्यूमिलिएशन, वो रेजिस्ट करती हैं इन सब चीजों को, मना करती हैं। हर स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द पेन ऑफ लूजिंग वंस आइडेंटिटी, उनकी स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है कि इंसान जब अपनी आइडेंटिटी लूज करता है तो उसको कितना पेनफुल फील होता है। एंड वी टू आर ह्यूमन बींग्स, सेकेंड स्टोरी है बाय बामा। बामा कौन है? एक दलित गर्ल है। वो क्या नरेट कर रही है? हर रियलाइजेशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड हर डिटर्मिनेशन टू राइज अबव इट थ्रू एजुकेशन। कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और से हम तभी बाहर निकल पाएंगे जब डिटर्मिनेशन हो आपके अंदर कि हमने निकलना है। और वो कैसे हो सकता है? जब आप पढ़ेंगे, कुछ बनेंगे, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अब करेक्टर करते हैं बामा का। She is a determined and intelligent girl, and Bama uses education as a tool for empowerment. Her narrative reflects resilience in the face of systematic oppression. वो educated हैं, अपनी education को एज अ टूल यूज करती हैं ताकि वो जो लोग टॉलरेट करते हैं, जो सिस्टम में चीजें चल रही हैं डिस्क्रिमिनेशन की, और जो लोग ऑप्रेस किए जाते हैं बाय ऑप्रेसर्स, उनसे वो कैसे वो उनको बाहर निकालें। बामा का ब्रदर भी है इसमें जो उनको गाइड करता है इस चीज को लेके। ही इज अ वेरी सपोर्टिव ब्रदर हु गाइड्स बामा टुवर्ड्स सेल्फ अवेयरनेस एंड एनकरेजेस हर टू ओवरकम सोसाइटल बैरियर्स। और वो उनको बताता है, गाइड करता है कि सेल्फ अवेयर रहें, इनकरेज करता है कि सोशल बैरियर से बाहर निकल के आए। अब हम करते हैं ज़िटकाला सा के बारे में एक डिटेल स्टडी। ज़िटकाला सा का करेक्टर दोबारा से मैं बता देती हूँ, जो हमने भी डिस्कस किया कि ज़िटकाला सा क्या सिंबलाइज करती है? द पेन ऑफ लूजिंग वंस आइडेंटिटी एंड कल्चरल हेरिटेज। हर डेफियंस, ये वर्ड को लर्न कर ले। डेफियंस मीन्स रेजिस्ट करना, रेजिलियंस मीन्स टॉलरेट करना। ये थीम को हाईलाइट करता है, ऑपरेशन, कल्चरल एश्योर एंड द स्ट्रगल फॉर सेल्फ आइडेंटिटी। अब हमने ये करेक्टर्स भी अभी किए। हम करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। हाउ वाज Zetkala Sa's hair cut? Zetkala Sa, a young Native American girl, resisted the authorities at her boarding school who wanted to cut her long hair, a symbol of her cultural identity. Despite her struggles and hiding under a bed, she was forced, dragged out, and her hair was chopped off. This traumatic experience represented her culture, oppression, and the loss of freedom. यहाँ हमने ये करना है कि उनके जो जिस काला सा के लॉन्ग हेयर थे वो बोर्डिंग स्कूल में कट किए गए, उससे उनकी कल्चरल आइडेंटिटी खत्म हुई। उनने बहुत स्ट्रगल की, कहाँ कहाँ वो छुपी, अंडर द बेड, बट शी वॉज फोर्सफुली ड्रैग, बाहर खींचा गया उनको। हर हेयर वॉज चॉप्ड ऑफ, ये की वर्ड है, चॉप्ड ऑफ। एंड दिस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, ट्रॉमेटिक मीन्स दिस वेरी fearful experience, this dreadful experience also you can tell, ये रिप्रेजेंट क्या करता है? कल्चर, ऑपरेशन एंड लॉस ऑफ फ्रीडम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज बामा's एक्सपीरियंस इन काराको रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन चाइल्डहुड? Bama's Karakos portray her realization of caste discrimination during her childhood. The turning point comes when she observes an incident where a higher caste man refuses to touch food brought by a Dalit, insisting it be handed over without physical contact.
This even opened Bama's eyes to the pervasive social injustice and discrimination her community faces. Despite being a bright and observant child, Bama feels the weight of prejudice and humiliation imposed on her community. However, instead of succumbing to despair, she uses education as a tool of empowerment and self-respect. This chapter emphasizes the resilience of children who experience social injustice and highlights how awareness, education, and self-assertion can lead to social change. Bama's story is a powerful commentary on the need to eliminate caste-based discrimination and promote इक्वालिटी. ज्यादातर एग्जाम में बामा वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आता है क्योंकि एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है. तो बामा की बचपन में वो देखती है कि कैसे जब वो स्कूल से आती है तो एक इंसिडेंट हाईलाइट किया गया है जिसमें वो ऑब्जर्व करती है कि एक हाई कास्ट मैन एक दलित से खाना खाने को फूड को टच करने को मना कर देता है और उसके साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं रखता है. तो ये जो चीज है बामा की आईज ओपन करती है और उसको सोसाइटी के इनजस्टिस के बारे में बताती है कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है विद द कम्युनिटी फोर्सेस. एंड डिस्पाइट बीइंग अ ब्राइट एंड ऑब्जर्वेंट चाइल्ड माँ फील करती है कि उनके साथ में इंटेलिजेंट तो हैं वो लेकिन प्रेजुडिस बहुत है सोसाइटी में. ह्यूमिलिएशन होती है कम्युनिटी में. उनकी कम्युनिटी के लोगों को कैसे बेइज्जत किया जाता है, जलील किया जाता है. एंड हाउएवर इंस्टेड ऑफ कमिंग टू डेस्पेयर इज अ कीवर्ड लिखें. वो इस चीज से परेशान नहीं होती है, रादर वो इस चीज के अगेंस्ट इनजस्टिस के अगेंस्ट आवाज उठाती हैं, पढ़ती हैं और उनकी अवेयरनेस के बारे में बताया गया है. एजुकेशन एज अ टूल बताया गया है जिससे कि वो सोसाइटी में चेंज लाना चाहती हैं. ये स्टोरी अगर आपको आता है व्हाट डज द स्टोरी सिंबलाइजेस, ये इट इज अ पावरफुल कमेंट्री ऑन द नीड टू एलिमिनेट मीन्स टू फिनिश व्हाट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और क्या प्रमोट करती है, इक्वालिटी. अब चलते कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ. पहला क्वेश्चन कहता है हाउ डू ज़टकालासा एंड बामा प्रोटेस्ट सोशल इनजस्टिस इन देयर स्टोरीज. कि दोनों कैसे सोशल इनजस्टिस बता रही हैं स्टोरी में. एक तरफ हम देखते हैं ज़टकालासा, she resists the forced haircut that symbolizes cultural oppression, while Bama protests caste discrimination through her observations and refusal to accept societal norms. Both stories, what do they highlight? Their determination to resist injustice and reclaim their identity and dignity. Their narratives promote, क्या promote करते हैं उनके narratives? Self awareness, cultural pride and importance of social change. कि कैसे सोसाइटी को बदला जा सकता है. ठीक है. अब लास्ट क्वेश्चन की चलते हैं. हाउ डू द ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड शेड लाइट ऑन सोशल डिस्क्रिमिनेशन, वन ऑन द सेम थिंग. आपने ज़टकालासा के नैरेटिव के बारे में बताना जो कि एक्सपोज करती है सिस्टम रेसिज्म, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. और ज़टकालासा डिस्क्राइब्स कल्चरल एराश्योर नैरेटिव नेटिव अमेरिकन फेस्ड, वाइल बामा क्या बताती है कि एवरीडे रोज रोज ह्यूमिलिएशन कैसे देखनी पड़ती है दलित कम्युनिटी को. Their resilience and determination, ये लाइन जरूर लिखें. resilience means toleration और determination means पक्की जिद है कि हम राइज करेंगे above this injustice. reflect क्या करती है? the power of education and self awareness in combating prejudice. combating word learn कर ले. fighting का मतलब होता है combating. ठीक है, तो ये combating word को लिख लें आप. last question of this video. How do Zetkalasa and Bama's experience highlights social injustice? What lessons can be drawn from their stories? Zetkalasa's experience of forced assimilation at a boarding school highlight क्या करता है? Cultural oppression faced by Native Americans. Her forced haircut क्या symbolize करता है? The stripping away of her cultural identity. Similarly, Bama की observation caste discrimination के ऊपर है. Where a low caste man is treated with disrespect. बामा क्या देख रही है कि कैसे लो कास्ट इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. वो रिवील कर रही है द हार्श रियलिटी ऑफ इंडियाज सोशल हायरार्की. बामा क्या हाईलाइट कर रही है? सोशल हायरार्की क्या है इंडिया की, वो रियलिटी बता रही है ग्राउंड बेस पे जो नजर आती है. So both these stories, what do they expose? The injustice faced by the marginalized communities and emphasize the importance of resisting oppression. Zetkalasa and Bama refuse to accept the norms imposed on them, demonstrating resilience and self-awareness. Their narratives underscore the need for empathy, cultural pride, and social equality. By sharing their experiences, they inspire readers to challenge social norms and work towards a more just and inclusive society. दोनों स्टोरीज हमें बता रही हैं कि कैसे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज क्या क्या फेस कर रही हैं, वो कैसे रेजिस्ट नहीं कर पाती ऑपरेशन को
और कैसे उनके ऊपर नॉर्म्स इम्पोज कर दी जाती हैं, और ये दोनों नैरेटिव्स बताती हैं कि हमारी सोसाइटी को ज़रूरत है इस टाइम पे सोशल इक्वालिटी की, और अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे शेयर करके ये रीडर्स को इंस्पायर कर रही हैं कि हमें सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए एंड वी शुड वर्क टुगेदर फॉर द सोसाइटी। आई होप आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा, और अपने नोट्स आप बनाएं, कीवर्ड्स को रिटेन करें जैसे मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया, एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद द मैक्सिमम स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर क्लास 12। मैं बार बार आपसे ये बात कहती हूँ ताकि इतने एफर्ट्स जो हम लोग करते हैं ये बच्चों तक पहुंच सके, उनको सही गाइडेंस मिल सके एग्जाम्स के दौरान, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो गलत चीज़ों गाइड करते हैं, तो आपको एक सही गाइडेंस मिल सके ड्यूरिंग एग्जाम्स हमने कैसे तैयारी करनी है। आई होप आपको आज की वीडियो से काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिल गई हो। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू एंड सब्सक्राइब टू चारुमोगा इंस्पायर्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।